यो हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज के सेशन में हम कर रहे हैं फास्ट ट्रैक टैक्सेशन फॉर सीए इंटरमीडिएट मे 23 अटेम्प्ट और आज उसका लेक्चर नंबर 4 है। हम बेसिक्स कवर कर चुके हैं, हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूरा कवर कर चुके हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे और आज हम अपना कैपिटल गेन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं, मेरे बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोग यहां पर देख सकते हो। ये मेरा शेड्यूल है, रोज रात को 9 बजे यहां पर आप लोगों का फास्ट ट्रैक टैक्सेशन चलता है। और अगर आप लोग लाइव मुझसे जीएसटी पढ़ना चाहते हो फॉर मे 23 या नवंबर 23, तो अनअकैडमी प्लस पर जो वार्म अप बैच चल रहा है उसमें आप लोग आ सकते हैं। इसमें मैं रोज दोपहर को 2:45 PM पर लाइव आता हूं, राइट। तो ये मेरा शेड्यूल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको स्ट्रैटेजी सेशन का लिंक मिल जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी अभी ज्वाइन किया होगा, अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज्ड हैं कि मे 23 में कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, क्या करना है वगैरह वगैरह, पहली बात तो रिवीजन के लिए तो पक्का स्ट्रैटेजी सेशन आप लोगों को देख ही लेना चाहिए। और जो भी हम लोग यहाँ पर फास्ट ट्रैक में कर रहे हैं, जो जो चीजें मैं आप लोगों से कह रहा हूं, वो प्लीज आप लोग रेगुलरली रिवाइज करते रहिएगा। प्लेलिस्ट पूरे के पूरे फास्ट ट्रैक की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नोट्स का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी नोट्स मैं यहां पर यूज कर रहा हूं वो सब कुछ और उसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जो मैं यहां पर करवा रहा हूं वो तो आप प्रैक्टिस करिए ही करिएगा और जो भी नोट्स में और एडिशनल क्वेश्चंस हैं उनको भी प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, राइट। चलो सर शुरू करते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट है और आपने उसको ट्रांसफर किया तो उससे अगर कुछ प्रॉफिट हुआ तो उसको कैपिटल गेन्स कहते हैं, ठीक है। तो अब तीन चार चीजें मैंने यहां पर बोल दी। पहली चीज मैंने बोली अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट है, राइट। तो अभी बात आती है कि कैपिटल एसेट क्या होता है। फिर मैंने बोला आपने उसको ट्रांसफर किया, तो इसमें मतलब आता है कि भैया ट्रांसफर का क्या मतलब है। उसके बाद बात करते हैं कि प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो प्रॉफिट या लॉस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको हम लोग कैपिटल गेन्स बोलते हैं, राइट। तो इसका चार्जिंग सेक्शन नंबर 45 है। आओ फटाफट से देखते हैं यहां पर। तो एज पर सेक्शन 45, एनी प्रॉफिट्स और गेन्स, ये देखो, एनी प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर of a capital asset effected in the previous year will be chargeable to income tax under the head capital gains. Such capital gains will be deemed to be the income of the previous year in which the transfer took place. तो जिस साल आपने ट्रांसफर किया, जिस साल कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हुआ, उसी साल आपकी इनकम मान ली जाएगी, राइट। एक एक करके चीजों को पढ़ते हैं यहां पर। Therefore, following conditions must be satisfied for taxability of capital gains. तो सबसे पहली चीज, there must be a capital asset. एक कैपिटल एसेट होना चाहिए। क्या होता है अभी बात करेंगे। द कैपिटल एसेट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर का क्या मतलब होता है अभी बात करेंगे। सच ट्रांसफर मस्ट हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आपका होना चाहिए। और उसके बाद द ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट मस्ट गिव राइज टू प्रॉफिट्स और गेन्स इंक्लूड्स लॉस आल्सो। तो या तो आपका प्रॉफिट हो, या तो गेन हो, या तो लॉस भी होगा तो भी होगा। और एक पॉइंट और है जो यहां पर डेफिनेशन से मैंने पर्पसली हटाया है, वो पॉइंट है कि such capital gains should not be exempt from tax under sections 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA, 54GB, 54H। इन सेक्शंस को हम लोग अभी इवेंचुअली पढ़ेंगे, नॉट टुडे बट मे बी टुमारो और मे बी डे आफ्टर टुमारो वाली क्लास में, क्योंकि कुछ एग्जेम्पशंस आप लोगों के सीए इंटरमीडिएट में है। ये सारे के सारे एग्जेम्पशंस नहीं है, 4-5 ही एग्जेम्पशंस है। 54 है, 54B है, 54D है, 54EC है, 54F है और 54G है। मेरे ख्याल से पता नहीं 54GB है या नहीं, हाँ शायद है, 54G है या शायद 54GB है। खैर जो भी है, तो जो भी आपके सिलेबस में एग्जेम्पशंस होंगे वो हम लोग जब इवेंचुअली वहां पर आएंगे तब मैं उसके बारे में बात करूंगा, राइट। तो कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन्स होने के लिए कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना जरूरी है, प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, उससे प्रॉफिट या गेन्स अराइज होना चाहिए और वो कैपिटल गेन्स इन सेक्शंस में एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। आओ नेक्स्ट करते हैं। अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है। तो कैपिटल एसेट का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी जो आपके पास है, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो दैट इज नोन एज अ कैपिटल एसेट। तो देखो, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। तो मेरे घर में मेरी कार है, क्या वो कैपिटल एसेट है? यस। मेरे घर में ये वो कार मेरी पर्सनल यूज की भी हो सकती है। मेरे बेडरूम पर टीवी लगाए, क्या वो कैपिटल एसेट है? यस। मेरे कमरे में जितनी भी लाइट्स लगी हैं, सामने वाला कैमरा है, ये लाइट है, क्या ये सब कैपिटल एसेट्स है? यस। मेरा कोई पर्सनल कंप्यूटर है, यस, वो भी कैपिटल एसेट है। तो एवरीथिंग, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर कनेक्टेड टू द बिजनेस और नॉट, वो आपका कैपिटल एसेट हो जाता है।
दूसरा, any securities held by a foreign institutional investor which has invested in such securities in accordance with SEBI regulations। तो अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और उसने इंडिया में कोई भी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो शेयर्स उस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए भी कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा। वो कैपिटल एसेट उसके लिए भी होगा, क्योंकि वो लोग बोलते थे हम पर कौन सा टैक्स लगेगा, तो भैया तुम पर भी टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इंडिया में अगर मेरे पास किसी भी कंपनी के शेयर्स वगैरह है तो वो तो कैपिटल एसेट है ही है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। लेकिन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उनके ऊपर ये डिस्प्यूट था, तो इसलिए यहां पर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में ही इसको ऐड कर दिया गया है। राइट, हो सकता है अगर आप लोग अपना स्टडी मटेरियल देखो तो उसमें एक तीसरा पॉइंट और आप लोगों को दिखाई दे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान का, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। राइट, तो वो बाद में इंस्टीट्यूट ने एक क्लैरिफिकेशन दिया था। क्लैरिफिकेशन क्या है, एक नोटिफाई किया था कि वो नवंबर 22 मई 23 वगैरह के सिलेबस में यूएलआईपीज से रिलेटेड कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए मैंने उसको पॉइंट नंबर 3 को यहां से हटा दिया है। राइट, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में दो चीजें आई। पहली, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड ना हो। दूसरा, अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास इंडिया में शेयर्स हैं जो कि उसने सेबी के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होल्ड किया हुआ है, तो उसको भी कैपिटल एसेट बोला जाता है। अब कौन कौन सी चीजें कैपिटल एसेट नहीं होती हैं, आओ उसको देखते हैं यहां पर। तो सबसे पहली बात तो स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड, चाहे वो रॉ मटेरियल फॉर्म में हो, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस में हो, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में हो, स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट अ कैपिटल एसेट, दैट इज बेसिकली स्टॉक। जब उसका प्रॉफिट, जब उसका वो आप बिजनेस कर रहे हो अगर, तो बिजनेस में जो भी आपके पास स्टॉक पड़ा है उसको कैपिटल एसेट नहीं मान सकते। राइट, क्योंकि जब आप उसको बेचोगे तो उस पर अगर कैपिटल गेन्स लगने लग जाएगा तब तो बड़ा पंगा हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपके पास स्टॉक है जब वो बिकता है तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में उस वाली इनकम को चार्ज किया जाता है। राइट, दूसरा, मूवेबल पर्सनल एसेट। पर्सनल एसेट को इफेक्ट भी बोल दिया जाता है। तो कोई भी मूवेबल पर्सनल इफेक्ट अगर आपके पास है, कोई भी मूवेबल पर्सनल इफेक्ट आपके पास है, तो वो कैपिटल एसेट नहीं होता है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको टीवी का एग्जांपल दिया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अपने पर्सनल फ्रिज का एग्जांपल दिया, तो जितना भी मेरा पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी है वो सारा का सारा कैपिटल एसेट नहीं होता है। राइट, तो मैंने जानबूझ के आपको ये सारे एग्जांपल्स दिए थे जिससे पॉइंट 1 में आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएं कि वो पर्सनल भी हो चाहे बिजनेस वाला हो कुछ भी हो, लेकिन पर्सनल में अगर कोई चीज मूवेबल है तो वो कैपिटल एसेट नहीं होगा। अगर मेरा पर्सनल मकान है तो क्या वो कैपिटल एसेट हो जाएगा? हाँ, क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है मूवेबल पर्सनल एसेट्स। मूवेबल पर्सनल एसेट कैपिटल एसेट नहीं होता है। राइट, मूवेबल पर्सनल एसेट के 6 एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, मूवेबल पर्सनल एसेट में 6 एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है, जेडीपी साओ इसको हम लोग बोलते हैं। जेडीपी साओ, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। तो जेडीपी साओ, राइट, इसका मतलब ये हुआ अगर मेरे पास कोई ज्वेलरी है तो क्या उसको कैपिटल एसेट बोलेंगे? उसको कैपिटल एसेट बोलेंगे। ठीक है, इवन दो इट इज अ मूवेबल पर्सनल एसेट फॉर मी। ठीक है, ज्वेलरी मूवेबल पर्सनल एसेट है, लेकिन उसको कैपिटल एसेट बोला जाएगा क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। राइट, तो मेरे पास अगर कोई ज्वेलरी है तो वो कैपिटल एसेट कहलाएगी। मेरे पास अगर कोई ड्राइंग है तो वो कैपिटल एसेट कहलाएगी। मेरे पास अगर कोई पेंटिंग है तो वो कैपिटल एसेट कहलाएगी। मेरे पास कोई स्कल्पचर है तो वो कैपिटल एसेट कहलाएगी। मेरे पास कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस है तो वो कैपिटल एसेट कहलाएगी। और मेरे पास अगर एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट है तो वो भी कैपिटल एसेट कहलाएगी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन सारे वर्ड्स की डिटेल में घुसने की हम लोगों को जरूरत नहीं है क्योंकि हम ये फास्ट ट्रैक मोड में कर रहे हैं। रेगुलर सेशंस में मैंने आप लोगों को ये पूरा का पूरा डिटेल में बताया हुआ है, एक एक वर्ड का मतलब समझाया हुआ है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। उसके बाद तीसरा पॉइंट है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें कैपिटल एसेट्स नहीं होती हैं। तो अगर इंडिया में कोई एग्रीकल्चरल लैंड है और वो एग्रीकल्चरल लैंड गांव में है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, तो उसको भी कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है। और चौथा, गोल्ड बॉन्ड्स 1999 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम 2015, मतलब गोल्ड से रिलेटेड। देखो ये गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। तो आपको पता है इंडिया में सोना खरीदने का बड़ा रिवाज है। ठीक है, कि सबके घर में जितना ज्यादा सोना होता है उसको बहुत ज्यादा अमीर माना जाता है। एंड प्लस गोल्ड इज आल्सो वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। राइट, लेकिन गोल्ड में कई सारा रिस्क होता है। बहुत सारा रिस्क क्या होता है कि अगर आपने ज्वेलरी वगैरह खरीद ली, अगर आपने गोल्ड की बार्स खरीद ली, आपने गोल्ड ब्रिक्स वगैरह खरीद ली, तो एक तो उसको स्टोर करने में आपको बड़ा दुख 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 लगातार लगा रहेगा। ठीक है, कि घर पे कहीं पर चोरी ना हो जाए और कोई मेरा सोना चुरा ना ले।
राइट। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, वेरी गुड, ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ बाइंग ज्वेलरी, इंस्टेड ऑफ बाइंग गोल्ड बार्स, इंस्टेड ऑफ बाइंग गोल्ड ब्रिक्स, हम ना बॉन्ड्स इश्यू कर देते हैं। तो आप पैसा दो, बॉन्ड ले लो। अब बॉन्ड क्या है, बॉन्ड तो सारा का सारा वो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, डीमैट फॉर्म में होगा, राइट। इसमें होगा क्या, बॉन्ड आपको गोल्ड के प्राइस पर मिल जाएगा, और गोल्ड के प्राइस जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वैसे ही आपके बॉन्ड की प्राइस भी बढ़ती रहेगी। तो इंस्टेड ऑफ होल्डिंग फिजिकल गोल्ड, आपने डिजिटल गोल्ड होल्ड कर लिया। तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट का पर्पस पूरा हो गया, गोल्ड से ऊपर आता रहा पैसा, लेकिन आपके पास वो दुख 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 भी नहीं बना रहा कि ओ मेरा सोना कोई चुरा ना ले। कोई नहीं चुरा सकता, चुरा ही नहीं सकता, ठीक है। तो जितने भी ये गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह वाली चीजें होती हैं, ये भी आपका कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है, ठीक है। तो अगर हम समराइज करें, तो समराइज अगर हम लोग करें तो ये वाली चीज हो जाती है, कैपिटल एसेट में क्या क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन। दूसरी चीज, ऑल सिक्योरिटीज हेल्ड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर व्हिच हैज इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटीज एज पर द सेबी रेगुलेशंस। लेकिन इसमें प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी के कुछ एक्सक्लूजन्स हैं। क्या क्या एक्सक्लूजन्स हैं, स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल्स हेल्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, पर्सनल इफेक्ट्स, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, और ये गोल्ड वाली चीजें। गोल्ड में बहुत सारी और चीजें हैं, लेकिन ये काफी सारी ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, इससे मैंने आपको बस क्लब करके बता दिया गोल्ड वाली चीजें, ठीक है। अच्छा, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स आपके कैपिटल एसेट्स नहीं होते हैं, लेकिन इसके 6 एक्सेप्शंस हैं। 6 एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। मतलब ये जो 6 चीजें हैं, दीज एसेट्स आर हेंस कैपिटल एसेट्स अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, ठीक है। अब तीसरी चीज, अब दूसरी चीज हम लोग समझते हैं कि ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, हाउ कैन यू डिटरमिन वेदर एन एग्रीकल्चरल लैंड इज सिचुएटेड इन अ रूरल प्लेस और एन अर्बन प्लेस। तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड वो होती है जो अर्बन एरिया में सिचुएटेड नहीं होती है, और लॉ में अर्बन एरिया को डिफाइन किया हुआ है, राइट। तो अर्बन एरिया क्या होता है कि अगर आपकी पॉपुलेशन किसी भी म्यूनिसिपैलिटी में 10,000 से ज्यादा है, 10,000 या उससे ज्यादा है, तो वो एरिया अर्बन एरिया कहलाता है। अगर उसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है पर 1 लाख तक है, अगर उसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है 10 और 1 लाख तक है, तो 10,000 से ज्यादा होगी तो वो वाला एरिया तो अर्बन एरिया रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ उसके 2 किलोमीटर अगल बगल वाला एरिया भी अर्बन एरिया कहलाता है, राइट। अगर आपके जो भी आपका एरिया है उसकी पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख से ज्यादा है और 10 लाख तक है, 1 लाख से ज्यादा है और 10 लाख तक है, तो वो वाला एरिया तो अर्बन एरिया हो गई क्योंकि उसकी पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर हो गई। लेकिन साथ ही साथ इसके आसपास के 6 किलोमीटर वाला एरिया भी अर्बन एरिया कहलाता है, ठीक है। इसके आसपास के 6 किलोमीटर वाला एरिया भी अर्बन एरिया कहलाएगा। और अगर किसी भी लोकेलिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा है तो वो वाला एरिया तो अर्बन एरिया होगा ही होगा क्योंकि पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, लेकिन साथ ही साथ इस एरिया के आसपास का 8 किलोमीटर वाला एरिया भी अर्बन एरिया कहलाता है। तो अगर कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड इस एरिया में पड़ रही है तो वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड हो जाएगी, ठीक है, तो वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी। लेकिन अगर कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड इसके अलावा कहीं पर भी फॉल करती है तो वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड हो जाती है। आइए जी आगे चलते हैं। किलोमीटर्स आर मेजर्ड एरियली, एरियली मतलब हवा से, मतलब ऐसा नहीं कि आपने यहां से लेकर 4 किलोमीटर की ऐसे यूं 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 करके सड़क बना दी और उसके बाद आपने एग्रीकल्चरल लैंड बना दी, ठीक है। एरियली मतलब ऐसे, इस बाउंड्री से वहां तक का डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर है, ठीक है, इस बाउंड्री से वहां तक का डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर है और आपने इसी में ऐसे यूं 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 करते करते 4 किलोमीटर तक की रोड बना दी तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखेंगे कि 2 किलोमीटर के अंदर का होना चाहिए। पॉपुलेशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेंसस, रूरल एरिया मींस एरिया व्हिच इज नॉट एन अर्बन एरिया, राइट। तो यहां तक की बात क्लियर हो चुकी है, कैपिटल एसेट का हो चुका है। तो कैपिटल एसेट क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसफर का क्या मतलब होता है। तो देखो ट्रांसफर में 7-8 चीजें आती हैं, ठीक है। ट्रांसफर में आते हैं सेल ऑफ कैपिटल एसेट, सेल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अगर आप किसी कैपिटल एसेट को बेच देते हो तो वो सेल हो जाता है। ट्रांसफर का मतलब आता है एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना पुराना फोन देकर कुछ ही पैसे एक्स्ट्रा देकर नया फोन आपने ले लिया, तो जब आप पुराना फोन देते हो, जैसे मेरे पास अगर कोई पुराना फोन है और मैं नया फोन खरीदने जाऊं और वो कहे कि आप अपना पुराना फोन भी दे दो, 2,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो इस प्रोसेस को एक्सचेंज बोलते हैं। तो अगर पुराना फोन मैं देकर नया फोन खरीद रहा हूं तो इसको एक्सचेंज बोलते हैं। तो इसमें भी माना जाएगा कि पुराना फोन जो है वो ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, पुराना फोन अभी माना जाएगा कि पुराना फोन जो है वो ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो एक्सचेंज भी ट्रांसफर में आ गया।
रेलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल एसेट और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट इन कैपिटल एसेट। ठीक है, रेलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल एसेट का मतलब कैपिटल एसेट अब नहीं बचा, और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट इन कैपिटल एसेट का मतलब मेरे पास कोई कैपिटल एसेट था, उस पर मेरा अधिकार था, लेकिन अब उस पर मेरा अधिकार खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सपोज मेरे पास कोई बिल्डिंग है, राइट, मेरे पास कोई बिल्डिंग है और वो मेरा कैपिटल एसेट है। ठीक, अब मैंने बिल्डिंग्स बेचने का धंधा करना शुरू कर दिया। ठीक, तो अभी मेरे पास अगर कोई बिल्डिंग है तो वो मेरा कैपिटल एसेट है। अब मैंने बिल्डिंग बेचने का धंधा कर दिया, और जो मेरी पर्सनल बिल्डिंग थी उसको भी मैंने अपने धंधे के अंदर स्टॉक इन ट्रेड की तरह से दिखा दिया। राइट, तो अभी क्या हुआ, जो मेरा कैपिटल एसेट था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तो इसको भी ट्रांसफर माना जाता है। अब इस पर कैपिटल गेन वगैरह कैसे कैलकुलेट होगा वो हम लोग देखेंगे। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, तो कई बार क्या होता है कि सरकार को सपोज, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि सपोज आपको, आपका मकान कहीं पर है, जहां पर भी आपका मकान है वहां सरकार को एक हाईवे बनाना है, या वहां पर सरकार को रेलवे लाइन लगवानी है। राइट, तो अभी सरकार आपसे क्या कहेगी, सरकार आपसे कहेगी कि मकान दो, आप कहोगे नहीं दूंगा, तो ऐसे तो होगा नहीं। ठीक है, तो आपको मकान देना पड़ेगा, उसके लिए सरकार आपको कॉम्पनसेशन दे देगी। तो इसको बोलते हैं कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। यहां पर आप ये नहीं बोल सकते मैंने थोड़ी बेचा है, नहीं, तो इसको भी कैपिटल एसेट, इसको भी ट्रांसफर मान लिया जाता है। अलाउइंग पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो अलाउइंग पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, सपोज आपने मुझसे कहा कि सर आपका नोएडा वाला मकान है, मैं वहां पर जाके रह के अपनी पढ़ाई करना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है भाई ले ले, तो अब मेरे नोएडा वाले मकान में आप रह रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया है, भले लीगली ट्रांसफर किया हो या ना किया हो। ठीक है, भले लीगली मैंने ट्रांसफर अभी ना किया हो, लेकिन मैंने आपसे कह दिया आप जाके रहने लग जाओ, आपने मुझे पैसे भी दे दिए, तो भले लीगल ट्रांसफर नहीं हुआ है लेकिन फिर भी ट्रांसफर हो चुका है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे एक्सप्रेस ग्रीन रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके मेरे पास शेयर्स है, उसका मेरे पास मेंबरशिप है। राइट, मेरे पास क्यों मेंबरशिप है, क्योंकि आई ओन अ फ्लैट इन दैट सोसाइटी। अब अगर वो मेंबरशिप का शेयर मैं किसी को दे देता हूं तो इसको भी ट्रांसफर माना जाता है। एंड लास्ट, रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिन पर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। तो अगर कोई मेरे पास ऐसा बॉन्ड है जो कि जिस पर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है और फिर वो रिडीम होता है, तो इस रिडेम्पशन को भी ट्रांसफर माना जाता है। अभी इन 8 चीजों में बहुत ज्यादा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत ज्यादा अंदर अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आपसे कभी भी ये एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आएगा कि बताओ इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। राइट, एज ऑफ नाउ इन दिस फास्ट ट्रैक कोर्स वी आर ओनली फोकसिंग ऑन एग्जाम ओरिएंटेड स्टफ। तो अभी ओवरव्यू मैंने आप लोगों को बता दिया है, बाकी हम लोग अभी जैसे कुछ कुछ चीजें हम लोग डिटेल में करेंगे, जैसे कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, इसको एकदम डिटेल में बात करेंगे हम लोग आगे चलकर। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, इसके बारे में हम लोग एकदम डिटेल में बात करेंगे। सेल ऑफ कैपिटल एसेट, इसके बारे में हम लोग इवेंचुअली बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। बाकी सारी चीजें उतनी सीए इंटरमीडिएट के लेवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। रेगुलर क्लासेस में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करते रहते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं, इसको वैसे बोलते हैं, लेकिन अभी इस समय फिलहाल की कोई जरूरत नहीं है। राइट, अब देखो दो टाइप के कैपिटल एसेट्स हमारे पास होते हैं, दो टाइप के कैपिटल एसेट्स, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। राइट, अब किस कैपिटल एसेट को शॉर्ट टर्म बोला जाएगा, किस कैपिटल एसेट को लॉन्ग टर्म बोला जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने उस कैपिटल एसेट को कितने समय तक अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, आई रिपीट दिस पॉइंट, किस कैपिटल एसेट को लॉन्ग टर्म बोला जाएगा, किस कैपिटल एसेट को शॉर्ट टर्म बोला जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि आपने उस कैपिटल एसेट को अपने पास कितने समय के लिए रखा हुआ है, और कितने समय के लिए रखा हुआ है इस चीज को बोलते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। इस चीज को बोलते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, पीरियड ऑफ होल्डिंग। राइट, तो अब यहां पर लॉ ने अलग अलग एसेट्स के लिए अलग अलग पीरियड ऑफ होल्डिंग्स डिफाइन की हैं। ठीक है, अलग अलग एसेट्स के लिए अलग अलग पीरियड ऑफ होल्डिंग्स डिफाइन किए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास शेयर्स है, अगर आपके पास शेयर्स है जो कि लिस्टेड हैं किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, अगर आपके पास सिक्योरिटीज हैं व्हिच आर लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, सपोज मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं, तो अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर है वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। राइट, तो क्योंकि ये लिस्टेड है तो इसलिए ये हो गया मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर क्या हो गया, सिक्योरिटीज लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब देखो इसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग बनाई गई है 12 महीने की।
इसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग बनाई गई है 12 महीने की। इसका मतलब यह हुआ कि आज कौन सी तारीख है? आज है 19 जनवरी 2023। अगर आज 19 जनवरी को मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदता हूं, राइट, और मैं 19 जनवरी 2023 को मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदा और मैंने सपोज 25 फरवरी 2024 में बेचा, सपोज मैंने 25 फरवरी 2024 में बेचा, तो एक साल का पीरियड क्रॉस हो गया, तो यह बोला जाएगा कि यह मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट था, बिकॉज आई हेल्ड इट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर मैंने आज खरीदा 19 जनवरी 2023 को, उसको मैंने अगले साल 17 जनवरी 2024 में बेच दिया, तो इसको बोला जाएगा कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट था, बिकॉज आई हेल्ड इट फॉर लेस देन 12 मंथ्स। राइट, तो शेयर्स के केस में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म देखा जाता है 12 मंथ्स के बेसिस पर। इफ यू आर होल्डिंग अ शेयर for more than 12 months, then it will be termed as a long-term capital asset. But if you're holding a share for less than or equal to 12 months, then it will be termed as a short-term capital asset. Right? यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट ऑफ यूटीआई। ठीक है, अब इक्विटी ओरिएंटेड फंड मतलब वो म्यूचुअल फंड्स जो कि सिर्फ इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो अब ये इंडेक्स फंड क्या हो गया? जो देश की टॉप 50 लिस्टेड कंपनीज है उनमें ही इन्वेस्ट करेगा। तो मेरे पास म्यूचुअल फंड है, लेकिन वो म्यूचुअल फंड कहां पर इन्वेस्ट कर रहा है? अल्टीमेटली इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहा है, और वो लिस्टेड इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहा है, लिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है। तो बात तो यही हो गई, यहां पर मैं सिक्योरिटी बोलूं या यहां पर मैं यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड बोलूं, बात एक ही है, या जीरो कूपन बॉन्ड। इन तीन चीजों के लिए जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का क्लासिफिकेशन है, उसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने की कंसिडर की जाती है। राइट, सिक्योरिटीज में हम यूनिट्स को कंसिडर नहीं करते हैं, मतलब कोई भी और यूनिट अगर लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर, तो उसके लिए 12 महीने का पीरियड नहीं होगा। उसके लिए क्या होगा? उसके लिए जो भी होगा वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या होगा वो हम लोग अभी देखेंगे। चलो ठीक है, अभी इधर देखो, नेक्स्ट अनलिस्टेड शेयर्स। तो जैसे अनअकैडमी इज अ कंपनी व्हिच इज नॉट लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज राइट नाउ। ठीक है, इट्स सॉर्टिंग हैट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो अगर मेरे पास सॉर्टिंग हैट टेक्नोलॉजीज के कुछ शेयर्स हैं तो वो अनलिस्टेड शेयर्स हैं। अब इसके लिए अगर मुझे आज मिले, सपोज 19 जनवरी 2023 को मेरे को अनअकैडमी के शेयर्स मिल गए, राइट, और मैंने उनको बेचा वही 24 फरवरी 2024, मतलब 25 फरवरी 2024, एक साल के बाद मैंने बेचा, तो क्या इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कंसिडर किया जाएगा? नहीं, क्योंकि अनलिस्टेड शेयर्स के लिए 24 महीने का समय देखा जाता है। अनलिस्टेड शेयर्स के लिए 24 महीने का समय देखा जाता है। अनलिस्टेड शेयर्स के लिए और लैंड बिल्डिंग या दोनों के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए और अनलिस्टेड शेयर्स के लिए लॉन्ग टर्म होने के लिए यू नीड टू कंसिडर 24 मंथ्स। राइट, तो लिस्टेड शेयर के लिए 12 महीना, अनलिस्टेड शेयर्स और लैंड बिल्डिंग के लिए 24 महीना। उसके बाद कुछ भी और अगर होता है, जैसे यूनिट ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, अदर कैपिटल एसेट्स के लिए 3 साल का पीरियड देखा जाता है, 36 महीने का पीरियड देख लिया जाता है। राइट, तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पर डिसाइड होता है कि आपका कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म था या लॉन्ग टर्म था। राइट, अगर हम शेयर्स के बारे में बात करें, लिस्टेड शेयर्स के बारे में बात करें, हम इक्विटी ओरिएंटेड फंड के बारे में बात करें और हम जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में बात करें, तो इसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने का देखा जाता है। अगर 12 महीने या उससे कम के लिए आपने तीन चीजों को होल्ड किया है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा, लेकिन अगर 12 महीने के ऊपर है तो फिर इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहा जाएगा। उसके बाद अगर हम अनलिस्टेड शेयर्स और लैंड बिल्डिंग या बोथ के बारे में बात करें तो 24 महीने का पीरियड देखा जाएगा। अगर मेरे पास कोई बिल्डिंग 24 महीने या उससे कम के लिए है तो इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे, लेकिन अगर 24 महीने के बाद भी है तो इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोल देंगे। फिर यूनिट्स ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स या अदर कैपिटल एसेट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 36 मंथ्स का टाइम पीरियड देखा जाता है। एक नेचुरल सा सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि सर फर्क क्या पड़ता है शॉर्ट टर्म बोलो या लॉन्ग टर्म बोलो, और उसमें भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में इतना सारा कॉम्प्लिकेशन अलग से कर रखा है। फर्क ये पड़ता है कि शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन्स होते हैं उन पर अलग रेट से टैक्स लगता है, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होते हैं उन पर अलग रेट से टैक्स लगता है। अभी हम लोग धीरे धीरे इस चीज को करेंगे आगे। ठीक, नेक्स्ट कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। अब देखो कंप्यूटेशन पर फर्क पड़ता है। जब आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालते हो ना, देखो बड़ा सिंपल सा है, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट, दैट इज कैपिटल गेन्स। ठीक है, मेरे पास कोई कैपिटल एसेट है, मैंने उसको बेचा, कितने में बिका, माइनस कितने में खरीदा था, दैट इज कैपिटल गेन्स। सिंपल, एकदम सेकंड क्लास की मैथ्स है, सेकंड क्लास का बच्चा भी कैपिटल गेन्स कर सकता है। मेरे पास कोई एसेट है, मेरे पास ये पानी की बॉटल है, राइट, ये पानी की बॉटल
मैंने 50 रुपए में बेची, 10 रुपए में खरीदी थी, 30 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, 30 रुपए का, सॉरी 40 रुपए का प्रॉफिट, क्या मैथ्स पढ़ाता हूं यार मैं। ठीक है, 40 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, 50 में बेची, 10 में खरीदी थी, 40 रुपए का इसमें प्रॉफिट हो गया, दैट्स इट, राइट। तो अभी देखो, अगर आपका कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना होगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब वही सेल वैल्यू लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस। कई बार कुछ बेचने के लिए आपको कुछ और खर्चा करना पड़ता है ना, जैसे अगर मैं शेयर्स बेचने की बात करूं तो शेयर्स बेचने पर ब्रोकरेज वगैरह लगती है, तो वो ट्रांसफर एक्सपेंसेस हो गए, वो हो गए एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। तो उसको यहां से माइनस करो तो आपके पास नेट में कितना पैसा आपको मिला वो निकल कर आता है, राइट। फिर नेट कंसिडरेशन आ गई आपके पास, इसमें से माइनस क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जितने में आपने खरीदा था वो। उसके बाद आप क्या माइनस करोगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब अगर आपने अपने कैपिटल एसेट पर कुछ और इंप्रूवमेंट करवाया था और उसके लिए पैसा खर्च किया था, तो दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, राइट। तो इससे आपका ये कैपिटल गेन निकल कर आ जाता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के लिए है, ठीक है। दिस इज फॉर एसटीसीए। एसटीसीए बोले तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के लिए क्या होगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एग्जैक्टली सेम टू सेम, लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस एग्जैक्टली सेम टू सेम, नेट कंसिडरेशन आ जाती है एग्जैक्टली सेम टू सेम। फर्क सिर्फ इतना आता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में यू डू नॉट डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड यू डू नॉट डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, बट यू इंडेक्स इट, ठीक है। इसको इंडेक्सेशन बेनिफिट बोला जाता है। तो आप लेस करते हो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और आप लेस करते हो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है। अब सवाल आता है कि ये इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का क्या मतलब है, ठीक है। तो आओ इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब होता है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक सर, क्या हो रहा है ये सब, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप तो पढ़ रहे हो स्लाइड्स को। हाँ, मैं समझा नहीं रहा ना अभी। देखो, सरकार कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स निकालती है, जिसमें हर साल उस इंडेक्स को देखने से हमें पता चलता है कि इस साल ऑन एन एवरेज पिछले साल के कंपैरिजन में इन्फ्लेशन कितना बढ़ा, राइट। तो दिस इज नोन एज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ठीक है। अब ये इंडेक्स में क्या होता है कि जो आपका साल 2001 2002 है, उसको बेस ईयर माना गया है, तो इसमें इंडेक्स नंबर आपका बनाया हुआ है 100, राइट। तो फाइनेंशियल ईयर 2001-2 इज कंसीडर्ड टू बी द बेस ईयर के सारा कंपैरिजन जो है फाइनेंशियल ईयर 2001-2 के बेसिस पर हो रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर 1-2 का इंडेक्स नंबर हो गया 100, फाइनेंशियल ईयर 2-3 का इंडेक्स नंबर होता है 105। इसका मतलब क्या है कि ऑन एन एवरेज अगर हम 2002-3 में देखें तो 2001-2 के कंपैरिजन में 5% से चीजों के कॉस्ट बढ़े हैं, ठीक है। 5% से चीजों का कॉस्ट बढ़ा है, राइट, सिंपल सा मतलब है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 3-4 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हो गया 109। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम 2001-2 से कंपेयर करें तो 9% का इन्फ्लेशन हुआ है। अगर हम 2001-2 से कंपेयर करें तो 9% का इन्फ्लेशन हुआ है, राइट। अब देखो, मैं आपको लॉजिक बता देता हूं, एकदम सिंपल है, ठीक है। एकदम मैं लॉजिकली बताऊंगा, उसके बाद ये सारे फॉर्मूले बहुत आराम से हो जाएंगे। पहले मैं आपको लॉजिक बताता हूं। लॉजिक क्या है कि अगर सपोज मैंने 2012-13 में कोई जमीन खरीदी थी, मैंने 2012-13 में कोई जमीन खरीदी थी और ये जमीन मेरे को पड़ी थी 1 लाख रुपए की, जमीन मेरे को पड़ी थी 1 लाख रुपए की, ठीक है। आज फाइनेंशियल ईयर 22-23 में मैं उसको बेच रहा हूं, आज फाइनेंशियल ईयर 22-23 में मैं उसको बेच रहा हूं सपोज 12 लाख रुपए की, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली 12 लाख में से 1 लाख माइनस कर दूं तो 11 लाख रुपए का मेरा कैपिटल गेन्स आ जाएगा, एंड दैट विल बी टू मच। तो सरकार कहती है कि हम इसमें आपको एक बेनिफिट देते हैं, हम इसमें आपको एक बेनिफिट देते हैं। बेनिफिट क्या देते हैं, मान लो आपने ये जमीन 2012-13 में नहीं खरीदी होती, आपने अगर ये जमीन 2022-23 में ही खरीदी होती तो फिर इसकी कॉस्ट क्या आती, ठीक है। सरकार ने कहा कि जो 12-13 में आपने खरीदी थी 1 लाख रुपए की, ठीक है, अगर मान लो ये जमीन आपने 12-13 में ना खरीदकर 22-23 में खरीदी होती तो देखो 12-13 में जब इंडेक्स 200 था, 12-13 में जब इंडेक्स 200 था तो कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट 1 लाख रुपए की थी, ठीक है। 2012-13 में जब इंडेक्स 200 था तो कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख रुपए थी। आज जब इंडेक्स 331 है,
आज जब इंडेक्स 331 है तो फिर कॉस्ट कितनी होगी? एकदम आपका प्लेन एंड सिंपल यूनिटरी मेथड बचपन में पढ़ा था एकदम, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 331 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, तो कैसा आएगा 331 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाई 200। इसी चीज को बोलते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो है, लेकिन क्या ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है? नहीं, आपने उसको इंडेक्स कर दिया। आपने देखा कि वही बेसिस पर आज इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी क्या है, एंड दैट इज नोन एज इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। अभी फॉर्मूला देखें हम, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी ये 1 लाख इंटू इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, यानी जिस साल ट्रांसफर किया उसका इंडेक्स। तो जिस साल ट्रांसफर किया उसका इंडेक्स क्या है? 331 है, तो देखो इंटू 331 आ रहा है, ठीक है। डिवाइडेड बाय इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन, तो इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन जिस साल खरीदा था उस साल का इंडेक्स क्या है? उस साल का इंडेक्स 200 है, तो ये डिवाइडेड बाय में आना चाहिए। ये देखो डिवाइडेड बाय में आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज इंडेक्सेशन बेनिफिट। प्रैक्टिकली इसका बहुत ज्यादा तगड़ा यूज होता है और यहां पर हम लोग क्वेश्चंस में भी इसका यूज करेंगे। बट अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इंडेक्सेशन होता क्या है, इंडेक्स नंबर्स होते क्या हैं, और ये जो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाली चीज है वो है क्या, राइट। तो अभी देखो इसी का एग्जांपल हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कैलकुलेटर देवता को बुलाते हैं, कैलकुलेटर देवता प्रकट हो महाराज। कैलकुलेटर देवता प्रकट हो गए और अभी देखो क्या हुआ, 331 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाई 200, तो 165,500, राइट। मतलब अब अगर आप जमीन को खरीदते तो वो पड़ती 1,65,500 रुपए की। तो नाउ इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग डायरेक्टली 1 लाख फ्रॉम दिस 12 लाख, आप माइनस करोगे 165,500। तो डेफिनेटली आपके कैपिटल गेन्स थोड़े से कम आएंगे, ठीक है। अगर आप सिर्फ 1 लाख माइनस करते तो फिर आपके कैपिटल गेन्स बढ़े हुए आते, अब आपके कैपिटल गेन्स थोड़े से कम आएंगे। तो इसी को इंडेक्सेशन बेनिफिट बोला जाता है। तो ये इंडेक्सेशन बेनिफिट आपका सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के लिए मिलता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के लिए नहीं मिलता है, राइट। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में भी आप इंडेक्सेशन करोगे और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में भी आप इंडेक्सेशन करोगे। सेम लॉजिक है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस साल आपने बेचा उस साल का इंडेक्स, अपॉन इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, जिस साल आपने इंप्रूवमेंट करवाया था उस साल का इंडेक्स। एकदम सिंपल है। ये जो इंडेक्स नंबर्स हैं ये आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ करंट ईयर का इंडेक्स नंबर याद करने की जरूरत है, 331। वैसे ये भी क्वेश्चंस में दिया रहेगा, लेकिन अगर मान लो कभी नहीं दिया तो कोई बात नहीं, तो आपको याद भी रहना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर है वो है 331, और फाइनेंशियल ईयर 2001-2 का जो इंडेक्स नंबर है वो है 100। तो आपको सिर्फ ये दो इंडेक्स नंबर्स याद करने हैं, आपको इसके अलावा कुछ और कोई भी और इंडेक्स नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे इंडेक्सेशन के बारे में। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे होती है आ गया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसी होती है ये आ गया। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, इंडेक्स नंबर्स आपके यहां पर चल रहे हैं, इंडेक्स नंबर्स आपके फाइनेंशियल ईयर 1-2 से शुरू हुए, इंडेक्स नंबर आपके फाइनेंशियल ईयर 1-2 से शुरू हुए, ठीक है। अब अगर किसी प्रॉपर्टी को आपने फाइनेंशियल ईयर 1-2 से पहले अक्वायर किया था, तो अगर किसी प्रॉपर्टी को आपने फाइनेंशियल ईयर 1-2 से पहले एक्वायर किया था, तो 2001-2 से अगर पहले एक्वायर की थी तो हम देखेंगे कि 2001-2 में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, ठीक है। 2001-2 में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, और उसी फेयर मार्केट वैल्यू को कॉस्ट मान लिया जाएगा, और फिर ईयर ऑफ एक्विजिशन में भी यही मान लिया जाएगा, तो इंडेक्स उसका 100 हो जाएगा। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इस बारे में और क्लैरिटी आएगी, राइट। सिंपल सी बात है, अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी को अक्वायर किया था बिफोर 1 अप्रैल 2001, तो फिर उसकी कॉस्ट के लिए उसका इंडेक्स चाहिए होगा। कॉस्ट तो पता चल जाएगी हमें, लेकिन इंडेक्स भी तो चाहिए होगा, पर इंडेक्स तो हमें मिलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसकी 2001-2 की फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे, जो आपको आपके क्वेश्चंस में दी हुई होगी, राइट। और कैलकुलेशन करते समय जब इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन की बात आएगी तो उसमें हम लोग 100 ही ले लेंगे। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, मान लो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख रुपए थी और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 आपकी घट गई 7 लाख हो गई, तो आप 10 लाख ही मान सकते हो, ठीक है। तो आप 10 लाख मान सकते हो, लेकिन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन अभी भी आपको 100 ही मानना होगा, ठीक है। तो यही वाली चीज यहां पर लिखी हुई है कि एनी प्रॉपर्टी अक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001, तो उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप क्या मानोगे, या तो कॉस्ट ऑफ द एसेट या फिर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, व्हिचएवर इज हायर। तो जो भी ज्यादा होगी आप वो मान सकते हो, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है।
कोई भी इंप्रूवमेंट अगर आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले किया होगा तो उसको आप इग्नोर करोगे। कॉमन सेंस, क्योंकि अगर 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू आपको दी है तो उस फेयर मार्केट वैल्यू में इंप्रूवमेंट ऑलरेडी कंसिडर्ड होगा, राइट? तो 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर आपने किया 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर आपने कोई भी इंप्रूवमेंट किया है तो उसको आप इग्नोर करोगे, कंप्लीटली इग्नोर करोगे। नाउ यहां पर हम लोगों ने बात की कि 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर आपने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है तो उसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी, या तो ओरिजिनल कॉस्ट या फिर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, व्हिचएवर इज हायर। लेकिन अब एक चीज होती है जिसको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कहा जाता है, उसको हम लोग इवेंचुअली पढ़ेंगे, अभी तुरंत नहीं पढ़ते लेकिन इवेंचुअली करेंगे, मे बी आज मे बी कल, राइट? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, चलो बता देता हूं। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऐसी होती है जब भी आप कोई मकान वगैरह खरीदते हो ना, जब भी आप कोई मकान वगैरह खरीदते हो तो आप स्टेट गवर्नमेंट को एक टैक्स पे करते हो जिसको स्टैंप ड्यूटी कहते हैं। तो जिस वैल्यू के ऊपर ये स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेट होती है उसको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कह दिया जाता है, ठीक है? उससे कम वैल्यू पर आप मकान नहीं खरीद सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को आज एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, मेरे को आज एक मकान खरीदना है, वो मकान मुझे 5 करोड़ रुपए का मिल रहा है, ठीक है? पर सरकार, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं यार, एक्चुअल वैल्यू तो इसकी 7 करोड़ रुपए, ठीक है? तो मैं भले ही अपने जो भी जिससे भी मैं खरीद रहा हूं उसको भले ही मैं 5 करोड़ दे दूं, लेकिन सरकार को मुझे 7 करोड़ रुपए के ऊपर टैक्स निकालकर देना पड़ेगा, क्योंकि 7 करोड़ रुपया इज द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे जब आगे जाएंगे, राइट? तो यहां पर एक अमेंडमेंट आया है, और अमेंडमेंट ये आया, मतलब नया अमेंडमेंट नहीं है, पुराना अमेंडमेंट है। यहां पर ये अमेंडमेंट था, अमेंडमेंट ये था कि अगर प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 और प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी दी हुई है 1 अप्रैल 2001 की, तो फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती है, सॉरी, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम नहीं हो सकती है, ठीक है? ज्यादा नहीं हो सकती है। तो फेयर मार्केट वैल्यू जो है दैट कैन नॉट बी मोर देन द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, क्योंकि कई सारे लोग इसकी वैल्यू ज्यादा दिखा देंगे। ज्यादा दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी, कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी तो टैक्स कम देना पड़ेगा, ठीक? तो सरकार ने ये अमेंडमेंट निकाला कि फेयर मार्केट वैल्यू आपकी है और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट बी मोर देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। इसका इंप्लीकेशन आपके लिए एज अ स्टूडेंट क्या होगा कि अगर क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी फेयर मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है एज ऑन 1 अप्रैल 2001 और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी दी हुई है एज ऑन 1 अप्रैल 2001, फेयर मार्केट वैल्यू अगर मान लो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है तो आपको क्वेश्चन में सॉल्व करते समय क्या कंसीडर करना होगा, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कंसीडर करनी होगी, ठीक है? हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। इंप्रूवमेंट अगर कुछ भी हुआ है बिफोर 1 अप्रैल 2001 तो आप इसको इग्नोर कर दोगे, ठीक है? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। एंड नाउ, अरे बाप रे, 37 मिनट्स हो भी गए, 37 मिनट से आपकी क्लास चल रही है, बेस बन चुका है आपका, और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने कैपिटल गेन्स के क्वेश्चंस पर। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। Compute the capital gains for assessment year 23-24 in the following case. Miss Priya sells her gold bracelet on 1st May 2022 for 7 lakh rupees, which was acquired for 50,000 rupees on 1st March 2026. 1st March 2006. A diamond was fitted onto that bracelet on 1st April 2008 for 20,000 rupees. ठीक है? अब इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडिसेस नहीं दिए, क्योंकि आप लोग तो नोट से रेफर कर ही सकते हो, अभी 2-3 ये पिछली वाली स्लाइड में आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडिसेस दिए हुए होंगे। तो डोंट वरी कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नहीं दिया है तो कैसे होगा, तो क्या होगा, राइट? चलो आ जाओ, सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन के बाद आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। देखो, 2006 में 1 अप्रैल 2006 में खरीदा था, ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 22-23 में बेचा गया, तभी तो असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए बात हो रही है कि इसका कैपिटल गेन निकालो, राइट? हाँ, तो ये भी दिया भी 1 मई 2022 को बेचा गया। तो 2006 में खरीदा, सॉरी 2005-6 में खरीदा, फाइनेंशियल ईयर 2005-6 में खरीदा, 1 मार्च 2006, तो फाइनेंशियल ईयर 5-6 में खरीदा और फाइनेंशियल ईयर 22-23 में बेचा। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म है ये, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पीरियड तो 3 साल का होता है ना, मैक्सिमम पीरियड तो 3 साल का होता है। शेयर्स वगैरह के लिए 1 साल देखते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 2 साल देखते हैं, बाकी सारी चीजों के लिए 3 साल देखते हैं, तो इसके लिए 3 साल का पीरियड देखेंगे, और यहां पे तो कई सारे साल हो गए। फाइनेंशियल ईयर 2005-6 में खरीदा, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में बेचा, तो ऑब्वियसली कई सारे साल हो गए, तो डेफिनेटली दिस इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है? पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि दिस इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। जैसे ये बात क्लियर हुई तो हमें समझ में आ गया कि अब हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऐसी डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, हमें उनको इंडेक्स करना पड़ेगा, राइट? इंडेक्स करने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए जिस साल खरीदा गया था उस साल का इंडेक्स देखना है,
मतलब फाइनेंशियल ईयर 5-6 का हमें इंडेक्स देखना है। तो 5-6 का इंडेक्स क्या है? 5-6 का इंडेक्स है 117। 5-6 का इंडेक्स है 117। इंप्रूवमेंट करवाया 1 अप्रैल 2008 को, यानी फाइनेंशियल ईयर 8-9 में इंप्रूवमेंट करवाया। तो फाइनेंशियल ईयर 8-9 का जो इंडेक्स नंबर है वो कितना है? फाइनेंशियल ईयर 8-9 का इंडेक्स नंबर है 137। और बेचा कब है? फाइनेंशियल ईयर 22-23 में बेचा है। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो तो हम लोगों ने याद किया, दिस इज 331, राइट। अब आ जाओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितने में बेचा? 7 लाख में बेचा। तो सेल कंसिडरेशन कितनी हो जाएगी? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 7 लाख रुपए की आपकी हो जाएगी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कुछ थे नहीं, तो नेट कंसिडरेशन भी आ गई आपकी 7 लाख रुपए। अब देखो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था कितना? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाज 50,000 रुपीज। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाज 50,000 रुपीज। तो 50,000 रुपीज इंटू 331 डिवाइडेड बाय ईयर ऑफ एक्विजिशन क्या था? फाइनेंशियल ईयर 5-6 का, तो ये डिवाइडेड बाय 117 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू द इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। अभी मैंने इसका लॉजिक भी आपको बता दिया, आप रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये 331 बाय 117 ये हो गया। अब आ जाओ इसको कैलकुलेट किया जाए, तो ये कितना आएगा? 50,000 इंटू 331 बाई 117, ये आता है आपका 141,452, ठीक है। 141,452.99, 141,453, तो इसको कर लो 141,453, ये आपकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना हुआ? 20,000 का। इसने अपने नेकलेस में एक डायमंड को फिट करवा दिया, तो दिस इज बेसिकली एन इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो ये 20,000 हुआ इंटू द ईयर ऑफ ट्रांसफर 331, और ये इंप्रूवमेंट कब कराया था? फाइनेंशियल ईयर 8-9 में, विच वॉज 137। तो ये कितना आता है आपका? ये आता है 20,000 इंटू 331 डिवाइडेड बाय 137, दिस इज 48,321। 48,321। बस अब आप कैपिटल गेन्स निकाल लीजिए अपना, सिंपल। 7 lakhs minus 141,453 minus 48,321, and this gives you 510,226। 510,226 ये आपका आ जाता है क्या? ये आपका आ जाता है कैपिटल गेन्स, ठीक है। आओ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। निश्चिन owns shares of unlisted company which was purchased by him on 15th October 2022, 15 अक्टूबर 2022 for 5 lakh rupees. The said asset was sold for 6,80,000 on 30th January 2023, ठीक है। तो अनलिस्टेड शेयर्स के लिए अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म देखना है तो 2 साल का पीरियड देखा जाता है, लिस्टेड शेयर्स के लिए 1 साल का देखा जाता है। यहां पर अनलिस्टेड शेयर्स है, ठीक है, तो 2 साल का पीरियड देखा जाता है। यहां पर तो मैंने एक ही साल के अंदर अंदर बेच दिया, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ही खरीदा, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ही बेच दिया। Expense incurred on transfer amounted to 5,000 rupees. Compute the capital gain for assessment year 23-24. Very simple. कितने में बेचा? 6,80,000 में बेचा, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आई 6,80,000 रुपए। कितने एक्सपेंसेस लगे? 5,000 के एक्सपेंसेस लगे, तो नेट कंसिडरेशन हुआ 6,75,000 रुपए। कितने में खरीदा था? 5 लाख में खरीदा था, तो आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आए वो आया 1,75,000 रुपए। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चित फॉरएवर, बोलो निश्चित फॉरएवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ। अगल बगल के सारे क्वेश्चंस आप लोग अपने आप से कर लेना। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए ज्वाइन हुए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, और नोट्स में आगे पीछे के जितने भी क्वेश्चंस है वो आप अपने आप कर लोगे। मतलब जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं क्लास खत्म होने के बाद, उससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे आप कर सकते हो। अभी तुरंत नहीं कर पाओगे, लेकिन जब ये वाली क्लास पूरी आप देख लोगे, जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए उससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस मिस्ड हैं नोट्स में पूरे, तो वो आप ऑटोमेटिकली कर पाओगे, अपने आप से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो आइए सर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। Nishtin acquired a house property for 8 lakh rupees in the previous year 82-83, मतलब before 1st April 2001, and he paid stamp duty at the time of acquisition 1,70,000 rupees. तो total cost of acquisition कितना आ गया? 8 लाख रुपए का मकान था और 1,70,000 रुपए मैंने स्टैंप ड्यूटी पे की, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? टोटल कॉस्ट आ गई मेरी 9,70,000 रुपए, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट आई मेरी 9,70,000 रुपए। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 है 17 लाख रुपीस। तो अभी क्या होगा? मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानूंगा? 970 मानूंगा या 17 मानूंगा? ऑब्वियसली 17 मानूंगा, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन द कॉस्ट, ठीक है, कॉमन सेंस। फिर
ही मेड द फॉलोइंग इंप्रूवमेंट्स। प्रीवियस ईयर 96-97 का 4 लाख रुपए, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे क्योंकि अगर फेयर मार्केट वैल्यू 14,2001 की दी हुई है तो 96-97 का इंप्रूवमेंट इसमें ऑलरेडी कंसिडर्ड होगा, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर 22-23 का आपको इंप्रूवमेंट दिया हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। और प्रीवियस ईयर 21-22 का इंप्रूवमेंट आपको दिया हुआ है 7,50,000 रुपए का, बड़ी अच्छी बात है। He transferred the property on 14th February 2023 for 1 crore 50 lakh rupees and paid commission at the time of transfer 3%, ठीक है। तो ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हुई 1.5 करोड़ रुपए और ये एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर हुए। कंप्यूट कैपिटल गेन्स और आपको अलग अलग सालों के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडिसेस यहां पर दिए हुए हैं। बड़ी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आ गया? 1.5 करोड़ रुपए आ गया। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया 1.5 करोड़ रुपए। ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितना? 3%। तो 1.5 करोड़ का 3% कितना आता है? 1.5 करोड़ का 3% कितना आता है? ये आता है आपका 4,50,000 रुपीज, ठीक है। तो दिस इज 4,50,000 रुपीज। आप 1.5 करोड़ में से 4,50,000 रुपीज को माइनस करोगे, 1.5 करोड़ में से आप 4,50,000 रुपीज को माइनस करोगे 145,50, तो 1,45,50,000 रुपीज ये आ जाता है। अब सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखते हैं, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो 17 लाख रुपए हम कॉस्ट मानेंगे, तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 17 लाख रुपए की आपकी कॉस्ट होगी इनटू द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। यही चीज मैंने आपसे कहा था कि आपको धीरे धीरे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी। अब ये प्रॉपर्टी क्योंकि मैंने 82-83 में खरीदी है, दैट इज बिफोर 1 अप्रैल 2001, तो इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या मानूंगा? इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में मान लूंगा यही 17 लाख रुपए का, विच इज द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 यहां पर दी नहीं है, तो हमें कोई उसमें पंगे वाली बात ही नहीं है। नाउ द प्रॉपर्टी वाज ट्रांसफर्ड इन द ईयर 2022-23, तो इसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 331 है, लेकिन डिवाइडेड बाय ईयर ऑफ एक्विजिशन वाला क्या लेंगे? तो जब हम फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे हैं, कोई भी एसेट हो, अगर आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर किया है, चाहे आप ओरिजिनल कॉस्ट लो चाहे आप फेयर मार्केट वैल्यू लो, आप कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फाइनेंशियल ईयर 1-2 का ही लोगे, विच इज 100, ठीक। तो अब देखो ये कितना आया? 17 लाख इंटू 331 divided by 100, this is what? 56,27,000 rupees। तो 56,27,000 rupees ये आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। इंप्रूवमेंट 96-97 वाला इग्नोर करोगे, ठीक है। 2012-13 का 8 लाख रुपए का इंप्रूवमेंट है, इसकी भी इंडेक्सेशन करोगे। 8 लाख रुपए का ये 331, और ये कौन से साल में करवाया? ये करवाया 12-13 में। फाइनेंशियल ईयर 12-13 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 200, तो ये हो गया 200। आ जाओ जी, इसको देखते हैं। तो नाउ 8 lakhs into 331 divided by 200, this is what? 13,24,000, 13,24,000, ठीक है। दिस इज 13,24,000। और उसके बाद आ जाता है आपके पास प्रीवियस ईयर 20-21 का, तो ये हो जाता है 7,50,000 रुपए। तो 7,50,000 रुपए इंटू 331 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 20-21। प्रीवियस ईयर 20-21 में क्या हो गया? ये 301 हो गया, तो डिवाइडेड बाय 301, तो 7,50,000 इंटू 331 डिवाइडेड बाय 301, दिस इज 824,751, 824,751। तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो कितना आएगा? तो 145,50, 1,45,50,000 माइनस 56,27 माइनस 13,24 माइनस 8,24,751, तो दिस इज 67,74,729, 67,74,729। दिस इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो स्टैंड फॉरएवर, बोलो स्टैंड फॉरएवर, स्टैंड फॉरएवर, बोलो स्टैंड फॉरएवर। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। अब हम लोग 4 स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे। 4 कैसे स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे, और ये स्पेशल केसेस क्यों स्पेशल केसेस है, और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले पेज पर जब हम लोगों ने कैपिटल गेन्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था, विच वाज अ चार्जिंग सेक्शन, तो चार्जिंग सेक्शन में क्या लिखा था? चार्जिंग सेक्शन में लिखा था, एज पर सेक्शन 45, एनी प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर विल बी चार्ज्ड टू द इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। और उसके बाद देखो, सच कैपिटल गेन्स will be deemed to be the income of the previous year in which the transfer took place।
तो मतलब जिस साल ट्रांसफर टुक प्लेस हुआ, जिस साल आपका ट्रांसफर हुआ, उसी साल कैपिटल गेन की इनकम मानी जाएगी, राइट? जिस साल आपका ट्रांसफर हुआ उसी साल की कैपिटल गेन की इनकम मानी जाएगी। तो आप बोलोगे सर ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? तो इसके 4 एक्सेप्शंस हैं। 4 क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, आओ उन पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो उन वो एक्सेप्शंस क्यों हैं ये भी आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आता जाएगा, राइट? तो आओ, सबसे पहला जो एक्सेप्शन है वो है सेक्शन 45(2) का, सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 का, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। मैं आपको इसका सबसे पहले ना लॉजिक बता देता हूं, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। आज मेरे पास कोई कैपिटल एसेट पड़ा हुआ है, बिल्डिंग, राइट? कल को मैं सोचता हूं कि मैं ना वो करता हूं, अपना बिजनेस चेंज कर लेता हूं, एंड नाउ आई विल सेल प्रॉपर्टीज एज वेल, राइट? तो जैसे ही मैंने सोचा कि मैं प्रॉपर्टीज भी बेचूंगा, जो मेरी ये पर्सनल बिल्डिंग थी, मैंने कहा ये भी सेल के लिए अवेलेबल है, तो इसको भी मैं अपने स्टॉक इन ट्रेड में ले आया, राइट? और आप लोगों ने ट्रांसफर की डेफिनेशन में अभी पढ़ा था कि कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड को भी ट्रांसफर माना जाता है, ठीक है? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड को भी ट्रांसफर माना जाता है, बड़ी अच्छी बात है। तो सपोज मैंने फाइनेंशियल ईयर 2021 में अपना प्रॉपर्टी डीलिंग वाला धंधा शुरू किया, ठीक है? सपोज मैंने फाइनेंशियल ईयर 2021 में अपना प्रॉपर्टी डीलिंग वाला धंधा शुरू किया, और फाइनेंशियल ईयर 2021 में ही जो मेरी कैपिटल एसेट था उसको मैंने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या बिल्डिंग ऐसी चीज है जो जैसी मैंने धंधा खोला तुरंत बिक जाएगी? नहीं, पर ट्रांसफर तो 2021 में मान लिया गया, ठीक है? ट्रांसफर तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में मान लिया गया ना, क्योंकि कन्वर्जन तो उसी साल हो गया था। अब यहां पर बोला गया है, जो हमारा चार्जिंग सेक्शन था उसमें था कि जिस साल ट्रांसफर हुआ उसी साल कैपिटल गेन भी चार्ज हो जाएगा। पर भाई अगर 2020-21 में हमने सिर्फ कन्वर्जन किया और वो बिका ही नहीं, तो हमारे पास पैसा कहां से आया? और अगर हमारे पास पैसा ही नहीं आया तो हम तुमको टैक्स कैसे देंगे? ठीक है, हो सकता है वो जो प्रॉपर्टी मैंने कन्वर्ट की थी वो 1-2 साल बाद बिकी, हो सकता है वो प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड में 2 साल तक पड़ी रही, अब वो 22-23 में बिक रही है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, राइट? तो ऐसे केस में सरकार ने ये बोला है कि ठीक है, जिस साल आपने प्रॉपर्टी को कन्वर्ट किया, उस दिन कैपिटल गेन कैलकुलेट करके रख लो, उस दिन आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करके रख लो, लेकिन आप उस पर टैक्स तब पे करना जिस साल वो प्रॉपर्टी आप बेचोगे, ठीक है? टैक्स आप तब पे करना जिस साल आप प्रॉपर्टी बेचोगे। एकदम कॉमन सेंस लॉजिक वाली बात, फेयर इनफ, राइट? तो normally year of tax is year of transfer, but in the case of conversion of capital asset into stock in trade, transfer takes place in the year of conversion, but tax is paid in the year in which the stock is sold. तो जिस साल वो बिल्डिंग बिकेगी उस साल आप टैक्स पे कर देना, लेकिन जिस साल वो कन्वर्जन हुआ उस साल बस आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करके रख लो, ठीक है? कैलकुलेट करके रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो देखो, इन दिस केस इनकम इज कंप्यूटेड एज फॉलोज। तो अब देखो यहां पर ना दो चीजें होती हैं। जिस साल आपका कैपिटल गेन कन्वर्ट हुआ, जिस साल आपका कैपिटल गेन कन्वर्ट हुआ उस साल ट्रांसफर हो गया, जैसे ही ट्रांसफर हुआ तो आपकी कैपिटल गेन की इनकम आ गई, ठीक है? फिर जिस साल आपका ये कन्वर्टेड स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा, जिस साल आपका ये कन्वर्टेड स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा, उस साल आपकी प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आ जाएगा, उस साल ये आपकी बिजनेस इनकम का पार्ट बन जाएगा, राइट? तो दो इनकम्स यहां पर आती हैं व्हेनेवर देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो दो चीजें यहां पर आती हैं, एक तो कैपिटल एसेट वाली इनकम आती है, दूसरी आपकी पीजीबीपी की इनकम आती है, ठीक है? और कैलकुलेशन एकदम सिंपल है। अच्छा हां, एक चीज और, जिस साल कैपिटल एसेट को कन्वर्ट किया, राइट? सपोज बिल्डिंग है, बिल्डिंग को मैंने कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में। कन्वर्ट करने का मतलब क्या हो गया? बस मैंने मान लिया कि आज से ये बिल्डिंग जो है ये मेरी स्टॉक इन ट्रेड है। तो अगर मैं बिल्डिंग को स्टॉक इन ट्रेड में लिख रहा हूं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख रहा हूं स्टॉक, तो स्टॉक की कोई तो वैल्यू होगी, स्टॉक की कोई तो वैल्यू होगी। तो हम देखेंगे कि जिस दिन मैंने कन्वर्ट किया उस दिन उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी। तो वो जो फेयर मार्केट वैल्यू थी उसी को हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। सरकार ने ये बोला ना कि जिस साल कन्वर्जन हुआ उस साल कैपिटल गेन कैलकुलेट करके रखो। अब कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए पहली चीज ये है कि भैया सेल कंसिडरेशन बताओ, ठीक है? सेल कंसिडरेशन में तो कॉस्ट माइनस करेंगे, चलो कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी, इंप्रूवमेंट कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी, इंडेक्सेशन हम सब कर लेंगे, लेकिन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या लिखेंगे? तो सरकार ने कहा कि जिस साल आपने कन्वर्जन किया उस साल, जिस दिन कन्वर्जन किया उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी प्रॉपर्टी की, उसी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, राइट? और बिजनेस की बुक्स में वही फुल वैल्यू, वही फेयर मार्केट वैल्यू कॉस्ट ऑफ स्टॉक आ जाएगा। दो चीजें हो रही हैं, एक तो यहां से कैपिटल गेन वाला ये है, ठीक है? यहां से कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रहा है,
यहां से कैपिटल एसेट इधर बिजनेस में ट्रांसफर हो रहा है, तो इधर के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, सेल कंसिडरेशन क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अब ये बिजनेस है, यहां कैपिटल एसेट आ रहा है, कैपिटल एसेट क्या, यहां स्टॉक आ रहा है, तो स्टॉक किस वैल्यू पर आ रहा है, वही फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द रेट ऑफ कन्वर्जन। ठीक, चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, तो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सीए फाइनल में आया था, ध्यान देना। प्रीति परचेज अ लैंड एट अ कॉस्ट ऑफ 10 लाख रुपीस इन द फाइनेंशियल ईयर 1982-83। तो 1982-83 में इन्होंने एक जमीन खरीदी 10 लाख रुपए की एंड हेल्ड द सेम एज हर कैपिटल एसेट टिल 31 मार्च 2010। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 9-10 तक इन्होंने इस जमीन को अपने कैपिटल एसेट की तरह रखा, पाला पोसा बड़ा किया। प्रीति स्टार्टेड हर रियल एस्टेट बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2010। तो 1 अप्रैल 2010 से यानी फाइनेंशियल ईयर 10-11 से इन्होंने अपना रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया एंड कन्वर्टेड द सेड लैंड इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑफ हर बिजनेस ऑन द सेड डेट व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड वाज 1 करोड़ 50 लाख रुपीस। ठीक है, अब सुनो, तो जब हम कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करेंगे तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे 1.5 करोड़ रुपए। ठीक है, हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे, हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे 1.5 करोड़ रुपए। आई होप यहां तक की बात आप सब लोगों को क्लियरली समझ में आ रही है। ठीक है, प्रीति ने उस जमीन को जब स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया तो कन्वर्जन वाले दिन व्हाट वाज द फेयर मार्केट वैल्यू, द फेयर मार्केट वैल्यू वाज 1.5 करोड़ रुपए। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन्स, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1.5 करोड़ रुपया कंसिडर कर लिया गया। ठीक है, तो आज सबसे पहले तो कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज व्हाट, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ये हुआ 1.5 करोड़ रुपए। ठीक है, ऑब्वियसली कोई एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर तो है नहीं, क्योंकि वो ट्रांसफर तो सिर्फ ऐसी नोशनल ट्रांसफर है। ठीक, तो ये हो गया 1 करोड़ 50 लाख रुपए। ये आपकी नेट कंसिडरेशन आ गई। ठीक है, ये आपकी नेट कंसिडरेशन आ गई 1 करोड़ 50 लाख रुपए। राइट, अब देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंडेक्सेशन करके माइनस करेंगे, क्योंकि 1982-83 वाली बात है। तो ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल क्या थी, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल वाज 9.3 लाख रुपीस। अब आप मेरे को लॉजिकली बताओ फायदा क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख रुपए की मानने में फायदा होगा या 9.3 लाख पर फायदा होगा? ऑब्वियसली ओरिजिनल कॉस्ट पर फायदा होगा, तभी कॉस्ट ज्यादा आएगी, कैपिटल गेन कम देना पड़ेगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए कॉस्ट मानेंगे 10 लाख रुपए, कॉस्ट मानेंगे हम लोग 10 लाख रुपए। ठीक है, तो यहां पर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कॉस्ट आ गई 10 लाख रुपए इनटू द ईयर ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन कौन से साल हुआ है, कन्वर्जन हुआ है फाइनेंशियल ईयर 10-11 में। तो 10-11 का इंडेक्स नंबर क्या है, 10-11 का इंडेक्स नंबर है आपका 167। तो 10-11 का इंडेक्स नंबर है 167, 167 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 10 लाख इंटू 167 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आता है, 10 लाख इंटू 167 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आया आपका 16,70,000 रुपए, 16,70,000 रुपए। इंप्रूवमेंट वगैरह कुछ था नहीं, तो यहां पर ये आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा वो कितना आएगा, 1.5 करोड़ माइनस 16,70,000 रुपए, ये आया 1 करोड़ 33,30,000 रुपीज, 1 करोड़ 33,30,000 रुपीज। ठीक है, 1 करोड़ 33,30,000 रुपीज। राइट, अब ये यहां पर क्यों लिखा है कैपिटल गेन टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर 22-23, ये अभी हम लोग जब क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो कहानी क्या थी, कहानी हम लोगों ने यहां तक की पढ़ ली थी कि इसने 1982-83 में एक जमीन खरीदी 10 लाख रुपए की, उसके बाद 1 अप्रैल 2010 से इसने अपने रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया। अपने रियल एस्टेट के बिजनेस में उसने 1 अप्रैल 2010 में ही उस जमीन को स्टॉक इन ट्रेड की तरह से देखना शुरू कर दिया, और इस दिन फेयर मार्केट वैल्यू वाज 1.5 करोड़ रुपए, और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2004 वाज 9.3 लाख रुपीस, 9,30,000 की थी। तो हमने ओरिजिनल कॉस्ट ले ली 10 लाख रुपए, क्योंकि उससे हमारा फायदा हो रहा था। राइट, अब देखो उसके बाद क्या हुआ, she constructed 20 flats of equal size, quality and dimension। ठीक है, इस जमीन पर इसने 20 फ्लैट्स, कितने फ्लैट्स, 20 फ्लैट्स इसने कंस्ट्रक्ट करवाए। 20 की 20 फ्लैट्स एकदम बराबर के थे, साइज, क्वालिटी, डायमेंशन सब कुछ एकदम सेम था। उसके बाद क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच फ्लैट इज 8 लाख रुपीज। तो हर फ्लैट की जो कॉस्ट थी, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट थी, वो 8 लाख रुपए की थी। अब आगे देखो, कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन दिसंबर 2022। तो दिसंबर 2022 में कंस्ट्रक्शन हुआ कंप्लीट। उसके बाद शी सोल्ड 15 फ्लैट्स एट 20 लाख रुपीस पर फ्लैट बिटवीन जनवरी 23 एंड मार्च 23।
ठीक है। तो दिसंबर 2022 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ और मतलब ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ और अब फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ही जो बचे हुए 3 महीने थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें इसने 20 फ्लैट्स में से 15 फ्लैट्स बेचे और हर फ्लैट को 20 लाख रुपए में बेचा। हर फ्लैट को 20 लाख रुपए में बेचा। तो सेल कंसिडरेशन कितना आया? 20 लाख इंटू 20 लाख इंटू 20 लाख इंटू कितना? 15 फ्लैट्स। 20 लाख इंटू 15 फ्लैट्स, ठीक है। ये पीजीबीपी के में जाएगा, ये पीजीबीपी की सेल वैल्यू हुई ना। 20 फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट करवाए, 15 फ्लैट्स बेचे, हर फ्लैट के लिए 20 लाख रुपया चार्ज किया, तो 20 लाख इंटू 15, ये आपका प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला हुआ। तो आ जाओ प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में देखते हैं सेल वैल्यू ऑफ फ्लैट्स कितनी आई। 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए इंटू 15, 20 लाख रुपए इंटू 15 कितना आता है? 20 लाख रुपए इंटू 15, दिस इज 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ रुपए, ठीक है। अब देखो बिजनेस इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वगैरह सब माइनस करना होगा। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच फ्लैट कितना था? हर फ्लैट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 8 लाख रुपए लगे थे। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच फ्लैट इज 8 लाख रुपीस। तो 15 फ्लैट्स इंटू 8 लाख माइनस करेंगे। एफएमवी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट्स क्या होगा? 8 लाख इंटू 15 फ्लैट्स, ठीक है। कितना आएगा ये? 8 लाख इंटू 15, 8 लाख इंटू 15, यह आया आपका 1 करोड़ 20 लाख रुपए। 1 करोड़ 20 लाख रुपए, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इन 15 फ्लैट्स की जो जमीन है उसकी भी तो कॉस्ट आपको माइनस करनी होगी, राइट। और ये जमीन क्या थी? ये जमीन थी जो कि कैपिटल एसेट से कन्वर्ट होकर स्टॉक इन ट्रेड बनी थी। तो इस जमीन की भी प्रोपोर्शनेट फेयर मार्केट वैल्यू विच वाज देयर एज ऑन 1 अप्रैल 2010 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। हम इसी चीज का तो वेट कर रहे थे। हमने अपनी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया। हम इंतजार किस बात का कर रहे थे? हम इंतजार कर रहे थे कि स्टॉक इन ट्रेड बिके तो हम बात करें, ठीक। अब इस स्टॉक इन ट्रेड को 20 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया बाय कंस्ट्रक्टिंग 20 इक्वल फ्लैट्स। उसमें से 15 फ्लैट्स बेच दिए गए, मतलब 15/20th पोर्शन ऑफ द लैंड इज सोल्ड, ठीक है। 15/20th पोर्शन ऑफ द लैंड इज सोल्ड, राइट। तो लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन? कन्वर्जन के समय पर लैंड की वैल्यू कितनी थी? 1.5 लाख रुपए थी, ठीक है। और यही हमारा बिजनेस के लिए कॉस्ट मानी थी, यही मैंने आपको बताया था। इसी चीज को तो बिजनेस के लिए कॉस्ट माना गया था। तो अब इस 1.5 करोड़ रुपए का 15/20, बात एक ही आती है, 1.5 करोड़ रुपए का 15/20 पोर्शन बिक गया है। तो अब इसको हम यहां पर ले लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड क्या पूरा 1.5 करोड़ लेंगे? नहीं, क्योंकि सिर्फ 15/20th पोर्शन बिका है, इसलिए हम ये करेंगे 1.5 करोड़ इंटू 15/20, 1.5 करोड़ इंटू 15/20, इस तरह से हम लोग करते हुए चलेंगे। 1.5 करोड़ इंटू 15/20 कितना आता है? ये आता है 1,12,50,000 रुपए, ठीक है। ये आता है 1,12,50,000। तो ये टोटल कॉस्ट कितनी आई स्टॉक की? 1,12,50,000 रुपए प्लस 1,20,00,000 रुपए, 1,20,00,000 रुपए, यह आ गया 2,32,50,000, 2,32,50,000। तो जो आपका बिजनेस का प्रॉफिट है, जो आपका बिजनेस का प्रॉफिट है वो कितना आया? 3 करोड़ माइनस 2,32,50,000, माइनस 2,32,50,000, 67,50,000 रुपीज का आपका बिजनेस इनकम आई। 67,50,000 रुपीज की आपकी बिजनेस इनकम आ गई, ठीक है। देखो जो फ्लैट थे उसमें 2 कंपोनेंट्स थे, एक तो खुद का फ्लैट का कंस्ट्रक्शन 8 लाख रुपए और लैंड का पोर्शन। लैंड का पोर्शन तो आपने 20 फ्लैट्स में से 15 फ्लैट्स बेचे, तो जो भी लैंड की कॉस्ट थी, लैंड की कॉस्ट क्या? लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू 1.5 करोड़ की थी, तो 15 में से 20 में से 15 बेचा ना, तो 15/20th पोर्शन ऑफ द लैंड आपकी बिक गई। तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को यहां पर कंसिडर करना पड़ेगा ना। यही बात तो हम लोग कर रहे थे कि जब बिजनेस में उसको बेचा जाएगा तो बिजनेस में स्टॉक की सेल वैल्यू तो आ जाएगी। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्टॉक? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, यहां पर खड़े होकर ऐसे, फिर यहां पर खड़े होकर ऐसे, कि ये बिजनेस में जब वो कैपिटल एसेट आ रहा है तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दैट स्टॉक? तो कॉस्ट हम मानेंगे वही फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। और फिर यहां पर 15/20 क्यों किया? क्योंकि पूरी लैंड थोड़ी बिकी है, अभी भी 5 फ्लैट्स बाकी है ना, तो जितना बिका है उतनी प्रोपोर्शनेट करके हमने बेच दिया, ठीक है। अब जरा आप लोग आगे देखना, अब आप लोग आगे देखो,
1,33,30,000 रुपए का कैपिटल गेन हमने बुक कर लिया था फाइनेंशियल ईयर 10-11 में। ठीक है, 1,33,30,000 का कैपिटल गेन्स हमने बुक किया था फाइनेंशियल ईयर 10-11 में। तो अब फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कितना टैक्सेबल होगा? क्या पूरा टैक्सेबल हो जाएगा? नहीं, सिर्फ इसका 15/20 पोर्शन ही तो टैक्सेबल होगा। बात तो यही थी ना। बात क्या थी कि आप जिस साल कन्वर्ट कर रहे हो उस साल आप कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करके रख लिया। 1,33,30,000 का कैपिटल गेन कैलकुलेट करके आ गया। टैक्स किस साल होगा? जिस साल ये बिकेगा। तो अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में बिका है, लेकिन क्या पूरा बिक गया? नहीं, सिर्फ 15/20 पोर्शन ही तो बिका है। तो इसका भी 15/20 पोर्शन टैक्सेबल होगा इन फाइनेंशियल ईयर 22-23। तभी यहां पर लिखा है कैपिटल गेन टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर 22-23 कौन सा हो जाएगा? 1,33,30,000 रुपए इंटू 15/20। जितना पोर्शन का स्टॉक बिका उतने पोर्शन का ही टैक्सेबल होगा। तो ये हो जाएगा 1,33,30,000 रुपए इंटू 15/20 एंड दिस इज 99,97,500 रुपीज। 99,97,500 रुपीज। तो आई होप यहां तक की बात आप सबको समझ में आ गई। बोलो स्टेड फॉरएवर, बोलो स्टेड फॉरएवर। ठीक है जी। तो पहला एक्सेप्शन आपका क्लियर हो गया एकदम, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। आई होप यहां तक की बात सबको क्लियरली समझ में आ गई है। ठीक है, क्वेश्चन यही था, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ चार्जेबल कैपिटल गेन एंड बिजनेस इनकम इन द हैंड्स ऑफ प्रीति अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 इंडिकेटिंग क्लियरली द रीजंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम। तो हम लोगों ने सब कुछ एग्जैक्टली कर दिया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो होता है वो है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। ठीक है, तो कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि आपका घर है सपोज कहीं पर, और वहां से सरकार को जमीन निकाली, वहां से सरकार को रेलवे लाइन बिछानी है। तो सरकार अब आपका घर अक्वायर करेगा और उस घर को तोड़वा कर वहां पर फिर वो जगह साफ करवाकर वहां से रेलवे लाइन निकलवाएगा। राइट, तो कन्वर्जन, तो ट्रांसफर किस साल हुआ? जिस साल सरकार ने आपके मकान को कंपल्सरीली अक्वायर कर लिया। ठीक है, उस साल ट्रांसफर तो हो गया। राइट, अब सरकार आपको जब कॉम्पनसेशन देगी उसका, तभी तो आप टैक्स भर पाओगे। ठीक है, आपका जैसे ही कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ ट्रांसफर तो हो गया, जैसे ही ट्रांसफर हुआ इनकम टैक्स वाले आ गए, हमें टैक्स चाहिए, हमें टैक्स चाहिए, हमें टैक्स चाहिए, हमें टैक्स चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे भैया हमारा मकान एक तो ले लियो तुम, ठीक है, तो हमको पैसा दो, पैसा दोगे तभी हम तुमको कैपिटल गेन टैक्स देंगे, तो कैसे दे देंगे टैक्स तुमको? ठीक है, तो फिर यहां पर भी क्या होता है कि ट्रांसफर तो उस साल हो जाता है जिस साल कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ, लेकिन टैक्सेबल किस साल होता है? टैक्सेबल उस साल होता है जिस दिन आपको कॉम्पनसेशन मिला। राइट, तो यहां पर आपको क्या होता है, देखो इनिशियल कॉम्पनसेशन और एनहांस्ड कॉम्पनसेशन, अभी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात तो आप कैपिटल गेन निकाल लो। ठीक है, कैपिटल गेन क्या होगा? जब सरकार ने आपका मकान कंपल्सरीली एक्वायर किया तब सरकार आपको बताएगी तो ना कि आपको इतना पैसा देंगे। उससे अगर आप डिस्प्यूटेड हो, आप कह रहे हो नहीं नहीं, सरकार ने सपोज आपसे कहा कि आपके मकान के लिए 1.5 करोड़ रुपए देंगे। ठीक है, आप कह रहे हो ऐसी तैसी तुम्हारी 1.5 करोड़ की 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, तुम 1.5 करोड़ दे रहे हो। एक तो हमारे घर से छत निकाल दे, एक तो हमारे ऊपर से छत निकाल दे रहे हो और हमें बेघर कर दे रहे हो, ऊपर से हमारी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी का तुम 1.5 करोड़ दे रहे हो, तुम्हारी ऐसी तैसी, तुमने ये सब बोलना शुरू किया। राइट, तो उसके लिए अगर तुम्हें लग रहा है कि सरकार ने कायदे से कॉम्पनसेट नहीं किया तो तुम उस पर अपील कर सकते हो, तुम उस पर जा सकते हो। तो फिर तुम्हें अगर कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ इसके मकान की 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आपको 5 करोड़ मिलना चाहिए, तो इस पोर्शन को बोलते हैं एनहांस्ड कॉम्पनसेशन। ठीक है, तो इनिशियली जो सरकार ने कहा कि आपको 1.5 करोड़ रुपए देंगे तो दैट इज इनिशियल कॉम्पनसेशन, और जब सरकार ने कहा कि हाँ ठीक है इसको और 3.5 करोड़ रुपए और दे दो, तो दैट 3.5 करोड़ रुपए इज नोन एज द एनहांस्ड कॉम्पनसेशन। ठीक है, तो देखो जब भी ट्रांसफर होगा, जब कंपल्सरी एक्विजिशन होगा, तब तो आप डिस्प्यूट में जाओगे नहीं, तब मतलब बाद में जाओगे ना डिस्प्यूट में। तो जब कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ तब सरकार ने आपको बता दिया कि ये तुम्हारा कॉम्पनसेशन फिक्स किया गया। राइट, तो आप उसके बेसिस पर कैपिटल गेन्स अपना कैलकुलेट करके रखोगे। ठीक है, तो देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वही इनिशियल कॉम्पनसेशन मान लिया जाएगा। इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप माइनस कर दोगे डिपेंडिंग अपॉन वेदर द प्रॉपर्टी इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, और सिमिलरली आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कर दोगे डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी वेदर द प्रॉपर्टी इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, और फिर आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आ जाएगा। राइट, पर इस पर टैक्स आपको तब देना होगा जब आपको कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। राइट, अब अगर एनहांस्ड कॉम्पनसेशन के बारे में बात करें तो एनहांस्ड कॉम्पनसेशन आपको जिस साल मिलेगा आप उसको मानोगे, जो भी आपको एडिशनल कॉम्पनसेशन मिला वो माइनस आप करोगे जो भी लीगल या लिटिगेशन चार्जेस आपके लगे होंगे, केस वेस करोगे, वकील को पैसे वैसे दोगे। ठीक है,
तो वो जो भी लीगल या लिटिगेशन चार्जेस लगेंगे उसको माइनस करोगे और उसके बाद आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आएगा एनहांस्ड कॉम्पनसेशन के लिए। ठीक, चलो आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ी और क्लैरिटी के साथ आप लोगों को चीज समझ में आएंगी। लेट्स सी। तो निश्टेन परचेज्ड अ हाउस इन द फाइनेंशियल ईयर 2001-2 कॉस्टिंग 4 लाख रुपीस, ठीक है, 4 लाख रुपए का था, खरीदा। इन द प्रीवियस ईयर 2015-16 इट वाज कंपल्सरीली एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ने 15-16 में उसको कंपल्सरीली एक्वायर कर लिया। कैपिटल गेन्स में कैलकुलेट कब करूंगा, 15-16 में कैलकुलेट करूंगा। गवर्नमेंट पेड कॉम्पनसेशन टू निश्टेन फॉर निश्टेन 50 लाख रुपए इन द प्रीवियस ईयर 22-23। तो ये इनिशियल कॉम्पनसेशन मेरे को 22-23 में मिला, पर इसके बेसिस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट में 2015-16 में ही कर लूंगा और यही 50 लाख रुपए मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगी, राइट। Nishten was not happy with the compensation, so he filed for enhanced compensation. Nishten won the case, yay, and was given an additional compensation of 10 lakh rupees in the previous year 24-25. Legal expenses incurred for filing the case were 50,000 rupees. Cost inflation index आपको यहां पर दिए हुए हैं, ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आ जाओ देखते हैं सबसे पहले कैपिटल गेन फॉर प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24। सबसे पहले इनिशियल कॉम्पनसेशन वाला देखते हैं। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यही 50 लाख रुपए की मान ली जाएगी, ये हो गया आपका 50 लाख रुपए, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर निल, 50 लाख रुपए ये आ गया। अब इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट थी आपकी 4 लाख रुपए की, कॉस्ट थी आपकी 4 लाख रुपए की, तो 4 लाख रुपए इनटू द इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। तो ट्रांसफर कौन से साल हुआ, ट्रांसफर प्रीवियस ईयर 15-16 में हुआ, ठीक है। ट्रांसफर उसी साल मानते हैं ना जिस साल कंपल्सरीली एक्वायर कर लिया गया। तो प्रीवियस ईयर 15-16 का इंडेक्स नंबर क्या है, 254 अपॉन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। तो ईयर एक्विजिशन का ईयर क्या था, 2001-2 था, तो मतलब 100 में हो गया। तो अभी कितना है आपके पास, अभी आए 4 लाख इंटू 254 डिवाइडेड बाई 100, ये कितना होता है, 10,16,000 रुपए हो जाता है। 10,16,000 रुपए आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। तो इसको आप जब माइनस करोगे तो आपके पास कैपिटल गेन आ जाएगा 50 लाख माइनस एमआरसी इज इक्वल टू 3984 आपका ये निकल कर आ जाता है, ठीक है। ये तो इनिशियल वाला हो गया। बाद में भी तो 10 लाख रुपए मिले, ठीक है, बाद में भी 10 लाख रुपए मिले। इस 10 लाख रुपए में से 50,000 माइनस कर दोगे, 9.5 लाख रुपए आपका एडिशनल कैपिटल गेन आपका आ जाएगा इन द प्रीवियस ईयर 24-25, ठीक है। दिस विल बी इन द प्रीवियस ईयर 24-25 और इसको भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही माना जाएगा, राइट। ये जो 9.5 लाख आएगा इसको भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही माना जाएगा, क्योंकि जो ओरिजिनल एसेट था, ओरिजिनल एसेट मेरा लॉन्ग टर्म एसेट था, तो जो भी एनहांस्ड कॉम्पनसेशन मिला वो ओरिजिनल एसेट के लिए ही तो मिला। तो ये 9.5 लाख रुपए का भी जो मेरे को गेन होगा उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही माना जाएगा और उसी के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गई 10 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद 50,000 के एक्सपेंसेस माइनस 9,50,000 रुपए, राइट। The period of holding of the asset is used to determine the type of capital gain, short term or long term. Since the asset under consideration was a long term asset, all the considerations, whether initial or enhanced, will be taxed as long term capital gains only. ठीक है, तो ये वाली बात भी हो गई। हमारे पास टाइम बचा है क्या, अरे हमारे पास अभी 20 मिनट का टाइम बचा है, क्या बात है। आओ नेक्स्ट। कई बार ऐसा होता है कि आपको जो कॉम्पनसेशन है ना वो इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है, राइट। कई बार ऐसा होता है कि आपको जो भी कॉम्पनसेशन है वो इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है। तो ऐसे केस में टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, अगर आपका कॉम्पनसेशन इनिशियल कॉम्पनसेशन है, अगर आपका कॉम्पनसेशन इनिशियल कॉम्पनसेशन है और इनिशियल कॉम्पनसेशन इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है, तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन आपको तब पे करना होगा जब आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी, ठीक है। जब आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी तब आपको पूरा का पूरा कैपिटल गेन्स पे कर देना होगा फ्रॉम द मनी रिसीव्ड इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इटसेल्फ, ठीक है। अब दिमाग में सवाल आता है सर ऐसा अगर हो गया कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में उतना पैसा ही नहीं मिला जितना कैपिटल गेन में निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। सरकार एटलीस्ट आपको उतना पैसा तो देती ही देती है पहली इंस्टॉलमेंट में जिससे कैपिटल गेन वो रिकवर कर पाए, ठीक है। तो ये तो होना ही होना है, राइट। तो देखो इनिशियल कॉम्पनसेशन में इफ इट इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स देन टोटल इनिशियल कॉम्पनसेशन इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। तो पूरा का पूरा इनिशियल कॉम्पनसेशन पे जो टैक्स होगा वो पहली इंस्टॉलमेंट के साल ही आपको पे करना होगा। एडिशनल कॉम्पनसेशन या एनहांस्ड कॉम्पनसेशन, अगर एडिशनल कॉम्पनसेशन या एनहांस्ड कॉम्पनसेशन आपको मिल रहा है इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है, तो उस पर टैक्स आपको तब देना होगा जैसे जैसे आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, ठीक है। मान लो टोटल एनहांस्ड कॉम्पनसेशन आपका 10 लाख का डिसाइड हुआ, तो किसी साल आपको 2 लाख मिला तो आप 2 लाख पर टैक्स दे दो, किसी साल आपको 3 लाख मिला तो आप 3 लाख पर टैक्स दे दो, एंड सो ऑन, राइट।
नोट, इफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन लेट कॉम्पनसेशन, अगर लेट कॉम्पनसेशन पर कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर चार्जेबल होगा। ठीक है, लेट कॉम्पनसेशन के लिए अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सरकार ने मुझसे कहा हम आपको 10 लाख रुपए देंगे। ठीक है, सरकार ने कहा 3 महीने के अंदर अंदर दे देंगे। अगर 3 महीने के अंदर अंदर नहीं दिया तो फिर हम आपको 1% पर मंथ का इंटरेस्ट भी देंगे। जब भी देंगे तब आपको 1% पर मंथ का इंटरेस्ट भी देंगे। तो अगर मेरे को बाद में मिलता है, 3 महीने के बाद में कभी भी मिलता है, तो मेरे को ये इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। तो ये जो इंटरेस्ट पोर्शन है इसकी टैक्सेबिलिटी कैपिटल गेन्स में नहीं होगी। इनकम तो हो ही गई मेरी, तो इसकी टैक्सेबिलिटी कैपिटल गेन्स में नहीं होगी, क्योंकि ये इंटरेस्ट मुझे मकान की वजह से थोड़ी मिल रहा है, तो सरकार ने लेट पेमेंट दिया उसकी वजह से मिल रहा है। तो ये इंटरेस्ट का टैक्सेबिलिटी होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड के अंदर, और इसमें से फ्लैट 50% का मेरे को डिडक्शन भी मिल जाता है। ठीक है, so if the interest is received on late compensation, then such interest is taxable under the head income from other sources in the year in which it is received. Taxable amount क्या होता है, interest received into 50%, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 50% का हो जाता है। राइट, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, तो और थोड़ी क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आएंगी। लेट्स सी, द हाउस प्रॉपर्टी ऑफ निश्टेन इज कंपल्सरीली एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन February 14, 2010, 2010 यानी फाइनेंशियल ईयर 2009-10 में, फाइनेंशियल ईयर 2009-10 में कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया है। The government awarded 20 crore rupees in the first instance, out of which 20,000 rupees is received on 15th April 2022, and the balance, ये 20 crore नहीं होगा, फिर 20 lakhs होगा, ये 20 lakhs होगा ये। ठीक है, इसको आप अपने नोट्स में भी सही कर लेना। This is not 20 crores, this is 20 lakhs। ठीक है, and the balance 19,80,000 rupees is received on June 10, 2023. Nishten purchased the house in 2001-2 for 4 lakh rupees. On the appeal of Nishten, the High Court increased the compensation to 25,50,000 rupees. Expenditure in court's proceedings was 15,000 rupees. Additional compensation of 5,50,000 rupees was received on May 14, 2024. Find out the capital gain chargeable to tax. Very simple. वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, तो बस यहां पर ये 20 लाख होगा, इसको बस आपको चेंज करना है और कुछ भी नहीं है, और बाकी सब सही है। यहां पर ये 20 लाख का हो जाएगा। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले कैपिटल गेन्स तो निकाल ही ले। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल गेन्स तो निकाल ही ले। कौन से साल में कंपलसरी एक्विजिशन हुआ? कंपलसरी एक्विजिशन हुआ फाइनेंशियल ईयर 9-10 में, राइट। और 20 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन माना गया, 20 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन माना गया, राइट। अब एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर तो कुछ भी नहीं थे, तो 20 लाख रुपए का आपका ये हो गया। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में बात करें, क्योंकि 1 अप्रैल 2001-2 फाइनेंशियल ईयर 2001-2 को खरीदा गया था, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गया। तो 4 लाख आपकी कॉस्ट हुई, 4 लाख आपकी कॉस्ट हुई इनटू द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। तो फाइनेंशियल ईयर 9-10 वाज अ ईयर ऑफ ट्रांसफर। अब 9 ईयर 10 का यहां पर मैं लिखना भूल गया हूं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, लेकिन कोई बात नहीं, हम पुरानी स्लाइड्स में जाकर देख सकते हैं। एंड मैं आपको बता देता हूं, इट्स 148। ठीक है, आप जाकर देख लेना अपने नोट्स में, थोड़ा पीछे वाले पेजेस पर जाकर देख लेना, इट्स 148, राइट। तो यहां पर हो गया 148 डिवाइडेड बाय 100, राइट। तो ये कितना आया आपका? ये आ गया 4 लाख इंटू 148 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज 5,92,000, 5,92,000। ठीक है, 5,92,000 आ गया। तो 20 लाख में से 5,92,000 आपका ये हो गया। तो कैपिटल गेन्स आपका निकल कर आता है 14,08,000 रुपीज, 14,08,000 रुपीज। ठीक है, 14,08,000 रुपए ये आपके टैक्सेबल हो जाते हैं। ये आपके टैक्सेबल होंगे प्रीवियस ईयर 22-23 में। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर 22-23 में आपको 15 अप्रैल को 20,000 रुपए मिले, 15 अप्रैल को 20,000 रुपए मिले, और उसके बाद हाँ 23-24 में आपको वो मिला। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 में पहली इंस्टॉलमेंट मिल गई ना। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। 20 लाख रुपए का आपका इनिशियल कॉम्पनसेशन डिसाइडेड था, उसमें से 20,000 रुपए, उसमें से 20,000 रुपए आपको कहां पर मिले? आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 में मिल गए, और 19,80,000 रुपए, 19,80,000 रुपए आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मिले हैं। ठीक है, 19,80,000 रुपए आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मिले। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में क्योंकि आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिली है, इसलिए पूरा का पूरा ये 14,08,000 रुपए कैपिटल गेन विल बी टैक्स्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23 इटसेल्फ, राइट। अच्छा, अब ये 5,50,000 रुपए का एडिशनल कॉम्पनसेशन आपको मिला है फाइनेंशियल ईयर कौन से वाले में? 24-25 में मिला है। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ये कितना आया? 5,50,000 रुपए, 5,50,000 रुपए। और लीगल एक्सपेंसेस कितना है आपको? कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स में 15,000 रुपए आपके खर्च हो गए, तो 15,000 रुपए यहां से आप माइनस कर दोगे।
तो 5,50,000 में से 15 जब जाएगा तो आपका बचेगा कितना? 5,35,000 रुपीज। 5,35,000 रुपीज ये आपका हो जाएगा। ठीक है, गेटिंग इट एवरीवन? सब कुछ समझ में आ गया? बोलो स्टेट फॉरएवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, या पता नहीं क्या, देखो इंपॉर्टेंट नोट, इफ एनी एनहांस्ड कॉम्पनसेशन इज रिसीव्ड ड्यू टू इंटरिम ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट then such compensation shall be taxable in the year in which the final order is passed। एक और चीज है यहां पर कि अगर आपको enhanced compensation मिलता है लेकिन इंटरिम ऑर्डर के मतलब की वजह से मिलता है। इंटरिम ऑर्डर का मतलब होता है कि सपोज मेरा मकान है, सरकार ने मेरा मकान कंपल्सरीली एक्वायर किया, राइट? अब कोर्ट में सरकार ने मेरे को इनिशियल कॉम्पनसेशन पे भी कर दिया, मैंने अपील की हुई है एनहांस्ड कॉम्पनसेशन के लिए। ठीक है, अपील की हुई है मैंने एनहांस्ड कॉम्पनसेशन के लिए, और मैं रोज कोर्ट में जाकर पंगा कर रहा हूं कि मेरा केस मेरा केस मेरा केस, मुझे फैसला दो, मुझे इंसाफ चाहिए जज साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। तो जज तंग आकर कहता है, जज रोज कह रहा है कि भैया और कितने सारे बड़े बड़े केसेस हैं, तेरे को अच्छा खासा पैसा मिल गया, तेरा जो और पैसा होगा वो मैं दिलवा दूंगा तेरे को। जज मुझसे कह रहा है, मेरे से बात हो रही है जज की, जज मुझसे कह रहा है मैं दिलवा दूंगा तेरे को। मैं कह रहा नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख मिलती जा रही है जज साहब, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। यहां पर इंसाफ कराने बैठे हो या क्या कराने बैठे हो? यहां पर इंसाफ क्यों नहीं दे रहे हो यहां पर? तो जज ने कहा, अरे यार तू रोज रोज आकर शोर मचाना बंद कर, ठीक है, ले 2 करोड़ रुपए अभी रख, ठीक है, मैं तेरी फाइल बाद में देखूंगा और बाद में मैं फाइनल ऑर्डर पे करूंगा, फाइनल ऑर्डर मैं बाद में दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं बस थोड़ा सा देखकर तुझे चुप कराने के लिए तेरे को 2 करोड़ रुपए दे रहा हूं। अब सरकार अगर मेरे को 2 करोड़ रुपए दे देती है तो इस पर टैक्स मैं कौन से साल पे करूंगा? इस पर टैक्स मैं उस साल पे करूंगा जिस साल जज फाइनल ऑर्डर देगा, ठीक है। दिस इज एनहांस्ड कॉम्पनसेशन नॉट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। ये मत सोचना कि जिस साल मिल गया इंटरिम ऑर्डर की वजह से उसी साल टैक्स दे दो, नहीं, फाइनल ऑर्डर पास ही नहीं हुआ ना। दिस इज डिफरेंट दैन एनहांस्ड कॉम्पनसेशन बीइंग रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, क्योंकि जब एनहांस्ड कॉम्पनसेशन फाइनल ऑर्डर पास हो जाता है, अगर वो इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है तो फिर आप देखो कि जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे दो। लेकिन अगर इंटरिम ऑर्डर की वजह से आपको एनहांस्ड कॉम्पनसेशन मिल रहा है, देन यू डोंट हैव टू पे टैक्स टिल द फाइनल ऑर्डर इज पास्ड, ठीक। चलिए जी, और उसके बाद हमारे पास ये तीसरा एक्सेप्शन आ जाता है, और ये जो तीसरा एक्सेप्शन है, दिस इज सेक्शन 45(1)(a), डिस्ट्रक्शन या डैमेज ऑफ कैपिटल एसेट, रेलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है। रेलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल एसेट गायब हो गया। ट्रांसफर वाली डेफिनेशन में पढ़ा था रेलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल एसेट, तो यहां पर कैपिटल एसेट आपका गायब हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग डैमेज, डिस्ट्रक्शन वगैरह, राइट। तो मेरी बिल्डिंग थी, ठीक है, अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग ढह गई, राइट। तो रेलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल एसेट हो गया, यानी डैमेज हो गई या डिस्ट्रक्शन हो गया। सरकार कहती है तो ट्रांसफर लाओ, टैक्स पे करो, ठीक है। सरकार कहती है तो ट्रांसफर लाओ, टैक्स पे करो। ट्रांसफर कैसे हुआ? ट्रांसफर ऐसे हो गया कि अगर मैंने उस पर इंश्योरेंस करवाया था तो बिल्डिंग गिरने के बाद मुझे इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, मुझे कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। तो सरकार कहती है ये ट्रांसफर हुआ और जितना भी पैसा तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा दैट इज योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो इसलिए हमें कैपिटल गेन दे दो। मैंने कहा ठीक है दे दूंगा। लेकिन अगर आज बिल्डिंग मेरी गिरी है, हम सारे के सारे देख रहे हो, ओ माय गॉड एक्ट ऑफ गॉड, ओ माय गॉड एक्ट ऑफ गॉड, ओ माय गॉड एक्ट ऑफ गॉड, और वहीं पर तुम सामने से चल के आ रहे हो कि लाओ टैक्स दो, तो मारेंगे खींच के, ठीक है। यहां हमारा पर्सनल इतना सारा नुकसान हो गया है, पर्सनल नहीं हो, प्रोफेशनल नहीं हो, तुमसे क्या मतलब? अभी यहां पर हम पहले दुख मनाएंगे, तुमको पहले टैक्स देंगे। अभी इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला नहीं है, तुम पहले आ जाओ हमें टैक्स टैक्स टैक्स, ठीक है। तो यहां पर सरकार कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम आपके भावों को समझते हैं। तो जिस साल आपका मकान या जिस साल आपका कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है या डैमेज हो जाता है, उस साल आप बस कैपिटल गेन कैलकुलेट करके रख लो। आप पैसा तब दे देना जिस साल आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाए, ठीक है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मानेंगे? जो भी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो बस यही वाली चीज है। तो नॉर्मली डिस्ट्रक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, बट इफ डिस्ट्रक्शन और डैमेज ऑफ कैपिटल एसेट इज ड्यू टू द फॉलोइंग 4 रीजंस, देन इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल इफ द एसएससी रिसीव्स इंश्योरेंस क्लेम। अगर मान लो इंश्योरेंस क्लेम है ही नहीं तो सरकार कहती है तो कुछ नहीं करेंगे, लॉस वॉस मत क्लेम कर लेना, या लॉस वॉस नहीं क्लेम करना, इतना सारा लॉस हम ना दे पाएंगे, ठीक है। तो अगर इंश्योरेंस क्लेम है तब तो उसको कैपिटल एसेट माना जाएगा, तब तो उसको ट्रांसफर भी माना जाएगा। लेकिन अगर इंश्योरेंस क्लेम है ही नहीं, अगर इंश्योरेंस करवा नहीं रखा था, तो भैया तुम्हारा लॉस तुम जाओ, ठीक है। तो बहुत चालाक। अगर नेचुरल कैलामिटी, फ्लड्स या सुनामी से हो जाता है, अगर राइट्स हो जाते हैं, राइट्स मतलब दंगे फसाद हो जाते हैं, अगर एनिमी अटैक, पाकिस्तान अटैक कर देता है, या आग वाग लग जाती है, इन 4 चीजों से अगर कुछ डैमेज होता है, डिस्ट्रक्शन होता है और इंश्योरेंस क्लेम फिर मिलता है, तो उसको ट्रांसफर बोल दिया जाता है। इन अबव केसेस एसेट इन द ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिस साल डिस्ट्रक्शन हुआ उस साल ट्रांसफर हो गया, बट इनकम
बी ऑफ द ईयर इन विच इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड, जिस साल इंश्योरेंस क्लेम मिला उसी साल। और ये आपका, आइए सर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, लेट्स लुक एट दिस नाउ। तो मिस्टर निश्चैन अक्वायर्ड हाउस प्रॉपर्टी फॉर 4 लाख रुपीज इन द प्रीवियस ईयर 22-23 होना चाहिए, नहीं, या तो ये 23 होना चाहिए, हाँ 23 होना चाहिए, ये 0203। ठीक है, तो Mr. Nishtan acquired a house property for 4 lakh rupees in previous year 23. During the previous year 17-18, house property got destroyed due to fire. Fair market value as on that date was 40 lakh rupees. Mr. Nishtan received insurance claim of 38 lakh rupees from insurance company on 10th January 2023. Compute capital gains, cost of inflation index आपको यहां पर दिया हुआ है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 40 लाख रुपए तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। 40 लाख रुपए एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर निल, 40 लाख रुपए ये हो गया। ठीक है, कब खरीदा था? 2002-3 में खरीदा, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी 4 लाख रुपए इनटू ईयर ऑफ ट्रांसफर। ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन सा हुआ? 2017-18। ठीक है, डिस्ट्रक्शन कब हुआ? डिस्ट्रक्शन 2017-18 में हुआ है ना, तो 2017-18 का इंडेक्स हम लोग लेंगे यहां पर 272। और खरीदा कब था? खरीदा था प्रीवियस ईयर 23 में, तो प्रीवियस ईयर 23 का जो इंडेक्स है वो है 105, तो ये डिवाइडेड बाय 105, ये आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। तो कैसे आएगा देखो जी, तो 4 लाख रुपए इंटू 272 डिवाइडेड बाय 105 कितना आता है? ये 1036,190, 1036,190 ये आ जाता है। तो दिस इज नाउ एम प्लस, और फिर 40 लाख, अरे 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 बाप रे बाप, चलो 40 लाख माइनस एमआरसी इज इक्वल टू 2963,810। ठीक है, 2963,810, 2963,810 ये आपका आ जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ठीक है, 29, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 40 लाख में से, एक सेकेंड, रुको रुको रुको, अरे अरे अरे, एफएमवी 40 लाख की थी ना, इंश्योरेंस कंपनी से तो 38 ही मिला है, तो इंश्योरेंस कंपनी से 38 मिला। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, 38 लाख। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से तो 38 लाख मिला है, तो ये 38 लाख हो जाएगा। 38 लाख माइनस 1036,190, 38 लाख माइनस 1036,190, दिस इज 2763,810, 2763,810 ये हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अगर जैसे ये 38 लाख रुपीस के ऊपर कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह पे किया होगा तो उसका कोई आपको रिडक्शन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा, इन केस नो मनी इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, द डिस्ट्रक्शन और डैमेज इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, तो अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता है तो ट्रांसफर भी नहीं मानेंगे। उसके बाद ये लास्ट वाली चीज आ जाती है, सेक्शन 45(5)(a), इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर इन जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर है इन जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट वाला, इसको हम लोग बाद में करेंगे। इसको हम लोग बाद में पता है कब करेंगे? जब हम डिडक्शंस वाला चैप्टर करेंगे ना, तब हम लोग करेंगे, राइट। डिडक्शंस इज चैप्टर नंबर 9, राइट। तो आप शेड्यूल में देख लेना कि वो डिडक्शंस वाला चैप्टर हम लोग कब करेंगे। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर इन जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट, राइट, मैं ना आपको एक बेस बता देता हूं क्यों बाद के लिए छोड़ा। बाद के लिए वैसे मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि इसमें एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया था, इंस्टीट्यूट ने दिया था दिसंबर 2021 के सी इंटरमीडिएट के एग्जाम में, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था वो, राइट। लेकिन उसके अंदर काफी सारी और चीजें भी हैं, उसके अंदर कैपिटल गेन से रिलेटेड ही कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो हम लोगों ने अभी नहीं पढ़े, डिडक्शन वो एग्जेम्पशंस वाले, और उसके अंदर हमारे पास डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, हमारे केस में चैप्टर नंबर 9 होगा, स्टडी मटेरियल में कुछ और हो सकता है, वो स्टडी मटेरियल का चैप्टर नंबर मेरे को नहीं मालूम, ठीक है। तो डिडक्शंस वाला जो भी चैप्टर होगा, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम वाला, उसमें एक सेक्शन 80EE आता है। तो हम 80EE के बाद ये वाली चीज पढ़ेंगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है उसमें इन दोनों चीजों का भी वो है, यूज है। एक तो ये जो सेक्शन 54 वाली सीरीज है उसका भी यूज है, और वो जो 80EE वाला सेक्शन है जो हम डिडक्शंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे उसका भी यूज है। तो यहां पर मैं अभी आपको बस एक बेस बनाकर दे दे रहा हूं,
बेस क्या है? बेस ये है कि सपोज मैं हूं एक बंदा जिसके पास जमीन है, मेरे पास जमीन है, ठीक है। आप बिल्डर हो, आपको जमीन चाहिए बिल्डिंगें बनाने के लिए, राइट। तो आप मेरे पास आए, आपने मुझसे कहा कि सर आप ना अपनी जमीन दे दो और मैं इस पर बिल्डिंग बनाऊंगा। आप जमीन दे दो, मैं इस पर बिल्डिंग बनाऊंगा और इसके बदले में मैं जो भी बिल्डिंग बनाऊंगा ना उसके 1 या 2 फ्लैट्स आपको दे दूंगा एज कंसिडरेशन, ठीक है। उसके 1 या 2 फ्लैट्स आपको दे दूंगा एज कंसिडरेशन, और तभी जब बिल्डिंग बन जाएगी तभी मैं आपको कुछ कुछ कैश भी दे दूंगा कंसिडरेशन। अभी आप मेरे को बस परमिशन दे दो कि मैं आपकी जमीन पर बिल्डिंग बना दूं, ठीक है। अभी आप मेरे को सिर्फ परमिशन दे दो कि मैं आपकी जमीन पर बिल्डिंग बना दूं। तो अब देखो, मेरे पास जमीन थी, मैंने बिल्डर को परमिशन दे दी कि हां ठीक है तुम मेरी जमीन पर बिल्डिंग बना दो, तो ट्रांसफर तो हो गया, अलाउइंग पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रांसफर की डेफिनेशन का तीसरा चौथा पॉइंट ये भी था ना, अलाउइंग पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मैंने अपनी जमीन जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका पोजेशन तो दे दिया बिल्डर को, राइट। लेकिन क्या बिल्डर ने मुझे अभी तुरंत पैसा दिया? नहीं। बिल्डर मुझे कब पैसा देगा? बिल्डर मुझे तब पैसा देगा जब बिल्डिंग बन जाएगी, क्योंकि पैसा है क्या? कॉम्पनसेशन है क्या? कॉम्पनसेशन इज पार्ट ऑफ द बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट करेगा बिल्डर, राइट। तो ट्रांसफर किस साल हुआ? जिस साल मैंने उसको पोजेशन दिया। लेकिन कैपिटल गेन किस साल टैक्सेबल होगा? जिस साल मुझे उससे कंसिडरेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका चौथा एक्सेप्शन। इसमें कुछ कुछ और भी पॉइंट्स हैं, काफी सारी इसमें कुछ कुछ और भी चीजें हैं, लेकिन उन सबको हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी बात करने का फायदा नहीं है, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन करेंगे तब और मजा आएगा, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसको एक बार पढ़ सकते हो, लेकिन कोई खास जरूरत है नहीं अभी पढ़ने की, ठीक है। एंड ये उसका एक समरी भी है। तो अब देखो इधर क्या है, नॉर्मली कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, बट इन द फॉलोइंग 4 केसेस कैपिटल गेन इज ट्रांसफर इन सम अदर ईयर। तो जो 4 सेक्शंस हम लोगों ने पढ़े उसकी एक समरी मैंने यहां पर आपको बनाकर दे दी है। सबसे पहला सेक्शन 45(2), जिसमें कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या है? ईयर ऑफ कन्वर्जन। लेकिन ईयर ऑफ टैक्स क्या है? जिस साल वो स्टॉक बिकता है। दूसरा 45(5), compulsory acquisition of capital asset. Year of compulsory acquisition is the year of transfer, and year of tax is year in which the compensation is received. तीसरा 45(1)(a), जिसमें destruction of capital asset है। इसमें year of transfer is the year of destruction and year of tax is year in which insurance claim is received. और उसके बाद 45(5)(a) क्या है? Asset transferred in JDA. JDA बोले तो joint development agreement, क्योंकि लैंड ओनर ने और बिल्डर ने मिलकर एक अग्रीमेंट किया, तो joint development agreement, राइट। यहां पर year in which the possession is transferred आपका year of transfer हो जाएगा, and year in which completion certificate is received, मतलब जब वो बिल्डिंग पूरी बन जाएगी तो उसको completion certificate मिलेगा, competent authority उसको completion certificate देती है। तो जिस साल वो हो गया उस साल टैक्सेबल मान लिया जाएगा। कितना टाइम हो गया? अरे वाह, बस 2 ही मिनट एक्सीड हुआ, तो वी आर वेल विद इन टाइम। बहुत सारी चीजें कर ली है, मुझे बहुत मजा आया आज के सेशन में। अगर आपको भी मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगा। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वार्म अप बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, तो वार्म अप बैच के लिए आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर आओगे, यहां पर आप स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करोगे। स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर सीए पर क्लिक करोगे। सीए पर क्लिक करने के बाद आप सीए इंटरमीडिएट पर क्लिक करोगे। सीए इंटरमीडिएट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा, और यहां पर आप सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर आओगे। सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर आने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। यहां पर आप आइकॉनिक, प्लस और लाइट के डिफरेंसेस को कंपेयर कर सकते हो। आप गेट प्लस पर जब क्लिक करोगे तो गेट प्लस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो 3 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 10% और डाउन है, और अगर आप यहां पर मेरा कोड यूज करते हो निश10 तो आपको और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग वो जीएसटी का वार्म अप बैच जरूर अटेंड करो। अगर आप अभी 3 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले लेते हो तो बहुत आराम से आपको ये सिर्फ 14,399 रुपए में मिल जाएगा, राइट। तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग, एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। कुछ भी चीज अगर आपको कहनी हो, पूछनी हो, आप यहां पर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कह सकते हो, एंड आई विल रीड एंड रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।